अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नोवेल यारम बाय सुमेरा हमीद की ये 6th एपिसोड है। मज़ीद 2 दिन गुजर गए, आलियान यूनिवर्सिटी नहीं आया। वो हॉल भी नहीं गया था। कार्ल एक बार फिर उसे संजीदगी से धमका गया था। वीरा ने वो रिकॉर्डिंग ला दी थी जो हार्ड रॉक में चलाई गई थी। सारी रात अमराह उस रिकॉर्डिंग को सुनती रही थी। वो आलियान की जगह ख़ुद को खड़ा कर लेती और अमराह का हित्तक आमेज़ तल्ख़ अंदाज़ सुनती और बेमौल सी हो जाती। वो आलियान की जगह ख़ुद को खड़ा कर लेती और अमराह का हित्तक आमेज़ तल्ख़ अंदाज़ सुनती और बेमौल सी हो जाती। आलियान की जगह वो कभी भी आलियान की जगह नहीं आ सकती थी। उसके लिए बाग से फूल तोड़ कर लाता हुआ हज़ारों के मजमे में उसे पहचान कर उसके पास आने वाला, सिर्फ उसके पास बहाने बहाने से उसके साथ रहने वाला। ये तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेगा वरना कहीं नहीं। अब ये तुम्हें अमराह के आस पास मिलेगा वरना कहीं और हरगिज़ नहीं। उसकी आंखों की पहेली बूझने वाला आलियान। उसकी पैदाइश के बाद से सब उससे दूर दूर रहने वाले थे। दादे के बाद एक वही था जो भाग भाग कर उसके पास आता था। था क्या अमराह में कि वो उसके लिए ऐसा मकनातीस बन चुकी थी। वो उससे खफा नहीं होता था, वो उस पर खफा नहीं होता था। वो उसकी बातों पे ऐसे हंसता था जैसे हंसना उसने अभी अभी उसकी बातें सुनकर ही सीखा है। अगले दिन वो फिर यूनिवर्सिटी नहीं आया। जॉब पर जाने से पहले वो हॉट रॉक कैफ़े आ गई। उसके पूछने पे उसे बताया गया कि वो अंदर अपनी ड्यूटी पर है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मेरा नाम अमराह है, आप उससे कह दें, उसने काउंटर बॉय से कहा। काउंटर बॉय वापस आया तो उसका मुंह देखने लगा। क्या वो आ रहा है? अमराह को खुद ही पूछना पड़ा। मालूम नहीं, वो तो खामोशी से मुझे देखने लगा, कोई जवाब नहीं दिया। अल्बानवी काउंटर बॉय अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मेरा नाम बताया? अमराह को यकीन था वो ठीक तलफ़्फ़ुज़ से उसके नाम की अदायगी नहीं कर सका होगा। अल्बानवी को जैसे बुरा लगा। जाहिर है। अमराह ने एक घुटन ज़दा सांस लिया। उसे अपने दिल की खाल सुकड़ती हुई महसूस हुई। मतलब कि वो नहीं आ रहा, लेकिन शायद आ ही जाए। वो हॉट रॉक से बाहर आ गई। वो अपनी जॉब पर जाए या ना जाए, शायद आलियान बाहर आ ही जाए, अभी बस कुछ ही देर में। वो हॉट रॉक के बाहर खड़ी हो गई, अपने कोट की जेबों में हाथ दिए, मफलर के कोने से आंखों की नमी को साफ करते, बेबसी से प्रिंट वर्क के मेले को देखते और हैरत ज़दगी से हंसते मुस्कराते चेहरों की मुस्कराहट पर दुख का इजहार करते उसने खुद को पाया। खड़े खड़े उस पर कई मौसम आकर गुजर गए। 1 घंटा गुजर गया, आलियान बाहर नहीं आ रहा था, यानी वो नहीं आने वाला था। उसने अपने स्टोर फ़ोन किया कि वो नहीं आ सकती जॉब पर, वो छुट्टी नहीं करती थी। ऐसे पहली बार फ़ोन करके उसने कहा। मैनेजर ने तशवीश से पूछा, तुम ठीक हो? गर्म खत्ते के लोगों को ठंड का बुखार बहुत जल्दी चढ़ता है। उसका मैनेजर एक नीम मज़ाहिया इंसान था। वो किसी न किसी तरह हर बात में मजाक का पहलू ज़रूर निकाल लेता था। नहीं, बुखार नहीं है, उसने बमुश्किल कहा। बुखार नहीं है तो आ क्यों नहीं रही? क्या घर की याद का नज़ला हुआ है? वो मेरे दर्द है। दर्द है सर में? अमराह के अंदाज से वो संजीदा हुआ। हाँ नहीं, बस बहुत दर्द है। उसने झट फ़ोन बंद कर दिया। क्रॉस बैग की स्ट्रिप में हाथ दिए वो टहलने लगी। बहुत से हाय हेलो दोस्तों ने रुककर पूछा कि वो ऐसे क्यों खड़ी है, अंदर क्यों नहीं आ रही या जा क्यों नहीं रही। वो शर्मिंदा हो रही थी, बहाने बनाते, झूठ बोलते, लेकिन जाहिर है ये शर्मिंदगी उस शर्मिंदगी के आगे बहुत मामूली थी जो उसी कैफ़े में आलियान ने झेली होगी। पहली बार थप्पड़, दूसरी बार तजलील, और 5 घंटे बाद वो आया। वो अगर वो आलियान मार्गरेट ही था तो अमराह को उसे पहचानने में कुछ वक्त लगा। उसकी शबिया वही थी, वही नाक नक्शा, वही सूरत। फिर भी वो आलियान नहीं था। वो शर्त लगा लेती और जीत जाती, वो आलियान हो ही नहीं सकता था। उसकी आंखों में सारे जहां के अंधेरे आन बसे थे। वो आलियान ही होता तो ऐसे अंधेरों को अपने अंदर पड़ाव की इजाज़त देता? नहीं, कभी नहीं। बाहर निकलती ही उसकी नज़र अमराह पे पड़ी और वो फिर भी नहीं रुका। देखा, वो आलियान नहीं था। रात के उस वक्त ऐसे अमराह को इंतज़ार की हालत में खड़ा देखकर भी वो नहीं रुका था, तो वो आलियान कैसे हो सकता था? आलियान, उसे लपक कर उस तक जाना पड़ा। उसने रुकने में तामुल किया। आलियान ने अमराह के लिए रुकने में तामुल किया और अमराह को ऐसे देखा जैसे कहता हो, खातून में अच्छे मिजाज का मालिक इंसान नहीं रहा, मुझसे दूर रहे, मुझसे दूर रहा जाए। उसके इतने करीब जाकर अमराह को उससे एक कदम पीछे हटना पड़ा। उसके आसाब ऐसे तने हुए और ठंडा कर देने वाले क्यों हैं? रोशनी जो उसके वजूद से आर पार हुई लगती थी, वो कहाँ है? उसके आसपास इतना अंधेरा क्यों है? वो तो आलियान से बात करने आई थी, वहाँ कहीं आलियान था ही नहीं, तो अब वो किससे बात करे? और अब वो रोशनियाँ मुनक्किस करते आलियान को कहाँ ढूंढे? तुम कहाँ थे? जिस शिद्दत से वो उससे पूछना चाहती थी उस शिद्दत से पूछ ना सकी। सवाल उसने पूछा था जबकि सवाल या वो उसे देखने लगा था।
मैं बहुत देर से खड़ी यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। उसने इस बात को जानबूझकर इस अंदाज में बताया कि तरस खाकर पुराना आलियान वापस आ जाए। किसका इंतज़ार कर रही थी? सवाल में लपेट कर किया जवाब दिया था उसने। वो अभी भी लाजवाब कर देने पे कुदरत रखता था। अमरा उसकी शक्ल देखती न रह जाती तो क्या करती। वीरा और कार्ल ने मिलकर आलियान, वो सब कार्ल ने अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग की। मैं जानता हूँ, तुम फिर भी मुझसे नाराज़ हो। वो फिर से ही पूछने की जुर्रत न कर सकी कि तुम कहाँ चले गए थे और क्यों। नहीं, नाराज़ होने के लिए वजह का होना ज़रूरी है। तुम्हारे और मेरे दरमियान अब कोई वजह नहीं रही, कहकर वो आगे बढ़ गया। अमरा के कुर्ब से दूर हो जाने की आज उसे कितनी जल्दी थी। जो हम कह चुका था वो अब तुम और मैं कह रहा था। आलियान मेरी बात सुनो, वो उसके पीछे लपकी। वो सब वैसे नहीं था। वो तो क्या सब वैसे नहीं था जो तुमने कहा? वो सब क्या वो सब तुमने नहीं कहा था? मैंने कहा था, लेकिन तो तुम किस बात की वजाहत के लिए इस वक्त यहाँ खड़ी मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो? यकदम खून ने अपनी रफ्तार को ख़तरनाक हद तक बढ़ाकर ख़ुद को जामद कर लिया। अमरा उसे उसी जामद हालत में सुन सी देखती रह गई। उसकी किस्मत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब की वजाहत वो अब भी नहीं दे सकती थी। इतनी ज़हीन थी ही नहीं, इतनी बहादुर तो कभी भी नहीं रही थी। अब वो किसी भी चाल पर कोई भी पत्ता फेंकेगी, बाजी माती रहने वाली थी। मेरी माँ एक बुरी औरत थी, एक आज़ाद मुआशरे की दिलदादा, गुनहगार, इखलाकी मजहबी हदूद को फलांगने वाली। और क्या क्या कहते हैं तुम्हारे मशरिक में ऐसी औरत को? यकीनन बहुत से नाम होंगे ऐसी औरतों के लिए जो तुम भूल जाने की वजह से कह ना सकती हो। लो अब कह लो, मैं सुन रहा हूँ। उसने दोनों हाथ सीने पे बांध लिया और मुकम्मल फुर्सत और कामिल तवज्जो से अमरा को देखने लगा। हॉट रॉक कैफ़े के आसपास इतने बड़े द प्रिंट वर्क की हदूद के अंदर खड़ी अमरा को एक भी चीज़ ऐसी ना मिली जिस पर वो अपनी नज़रें टिका सकती। मैं जानता था कि मैं किसी ख़ानदान का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा कोई बाप नहीं है, लेकिन इस हकीकत से सही मानों में तुमने मुझे रोशनास करवाया। वो खामोश हुआ। अमरा ने चाहा कि वो खामोश ही रहे। अगर वो ऐसे ही बोलता रहा तो वो अपनी बाकी मादा ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? मुझे इतना ख़राब समझती थी तुम? मुझे तरस आता है ख़ुद पे जब जब मैं ये सोचता हूँ कि तुम इतनी नापसंदीदगी अपने अंदर रख कर मार्गरेट जैसी औरत के बेटे से मिलती रहीं। तुम बाकी एक इंसान दोस्त लड़की हो, बहुत रहमदिल, जो किसी को कितना भी नापसंद करे उस पर ज़ाहिर नहीं करती। तुमने मुझ पर भी ज़ाहिर नहीं होने दिया, लेकिन शुक्रिया कार्ल का। जो तुमने सुन लिया वही सब नहीं है। आलियान को देखे बगैर अपने आंसू रोककर उसने कहा, जितना सुन लिया उसने मेरे लिए मेरा सब ख़त्म कर दिया। मैं एक नाजायज़ बच्चा हूँ, नाजायज़। मेरी माँ एक बुरी औरत थी, जो तुम कह चुकी वो भी, और जो तुम नहीं कह सकी वो भी मैं सब सुन चुका हूँ, समझ चुका हूँ। मेरा मज़हब क्या है, मैं ईसाई हूँ, यहूदी या कुछ भी नहीं। मैं वजाहत देना मुनासिब नहीं समझता, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। आलियान, उसके आंसू निकल ही आए और आवाज़ रुंध गई और उसकी आवाज़ ने उसका साथ छोड़ दिया। आलियान के आगे वो कुछ बोल ही नहीं सकी और उसने जाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए। तुम मुसलमान हो? अमरा ने तेज़ी से उसके आगे आकर कहा। जब मेरे बाप का ही नहीं पता तो मेरे मज़हब का कैसे पता होगा? और अगर मैं मुसलमान हूँ भी तो तुम जितना अच्छा मुसलमान नहीं हो। मैंने ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स और फीचर पढ़े हैं जिनके मुताबिक किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम को अपना लेने पर उसे मुसलमान तो मान लिया जाता है, लेकिन मुआशरे में उसे वो दर्जा नहीं दिया जाता जो एक पैदाइशी मुसलमान को दिया जाता है। एक अरबी ताजिर ने एक नौ मुस्लिम को अपने साथ खाना खाने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन ताजिर के ख़ानदान में शादी की ख्वाहिश के इज़हार पे उसने मुल्क बदर करवा दिया। मुझे पूछ लेने की इजाज़त दो कि तुम सब लोग जायज़, अच्छे, शरीफ ख़ानदान वाले, नेक बीवियों वाले, तुम कितने अच्छे मुसलमान हो। तुम हलाल फूड खाते हो, हराम से परहेज़ करते हो। तुम जिनके इस्लामी नाम होते हैं, दूर दूर तक जिनकी नस्लों में किसी मुशरिक का खून शामिल नहीं होता, कितने अच्छे मुसलमान होते हो। हाथ बांधे आलियान उसके मुआशरे पे तमांचे मार रहा था। वही मुआशरा जहाँ अमरा को मनहूस होने का लक़ब मिला। वो इतने अच्छे मुसलमान थे कि उसकी पैदाइश को लेकर तोहमात का शिकार थे, और कोई एक दो नहीं, हर एक, जिससे इस्लाम ने सख्ती से मना किया था। उसके ख़िलाफ़ वो सख्ती से अमल पैरा थे। उसके मामू जो कई हज कर चुके थे, उन्होंने उसकी नहूसत की वजह से अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता लेने से इनकार कर दिया था, और उसकी दादी जो तहज्जुद गुजार थीं और फारिग वक्त में तस्बीह पढ़ा करती थीं, वो उसकी मौजूदगी में कोई खुशी की बात न किया करती थीं कि मुबादा खुशी दुख में बदल जाए। उसने कई खालाजाद, मामूजाद ख़ानदान की तकरीबात में छुप कर पिया और पिलाया करते थे। अमरा के भाई जिन्होंने रमज़ान के अलावा भी नमाज की अदायगी नहीं की थी, उन्हें सुन्नत और फ़राइज़ के बारे में बराए नाम मालूमात थीं, और यूनिवर्सिटी के मशरिक़ वस्ता और दूसरे ख़ित्तों के मुसलमान लड़के लड़कियां जो आज़ादाना क्लबों और बारों में जाते, नाचते, गाते, शराब नोशी करते, वो ख़ानदान की हैसियत से, एक फ़र्द की हैसियत से किसे मिसाल बनाकर पेश करती कि देखो कितने अच्छे मुसलमान हैं।
वो कौम के नाम पे किस कौम को उसके आगे करती कि देखो हम कैसे कामिल हैं, हमारे ज़ाहिर व बातिन में तजाद नहीं है। ये छोटी मोटी बुराइयां अलग, लेकिन हम में कोई बड़ी बुराई नहीं है। एक जायज़ बच्चा जो मुसलमान ख़ानदान में पैदा होता है वो शराब पिए, हराम खाए और तमाम मजहबी असूलों को तोड़ डाले, फिर भी वो एक मुसलमान है, क्योंकि एक तो वो मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुआ, दूसरा वो पैदाइशी मुसलमान है। मेरे दादा एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे मुसलमान। मिसाल बनाकर पेश करने के लिए उसके पास सिर्फ एक दादा ही तो थे। आलियान ने उसे ऐसी नज़र से देखा कि अमराह जान पाई कि बिना एक लफ्ज़ कहे अफसोस का इजहार कैसे किया जाता है। उसने जाना कि अगर दादा इतने ही अच्छे हैं तो वो क्यों उन जैसी अच्छी नहीं है। आलियान ने उसे एक नज़र में इतना कुछ कह दिया कि अमराह पर चुप का गहरा ताला लग गया। मुझे तुम पे ये साबित नहीं करना कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, बराए नाम ही सही अपना माजी भी मुझे तुम पर नहीं खोलना, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही बाकी नहीं रही। क्यों नहीं रही ये तुम बेहतर जानती हो। अब तुम एक काम करना जो मुझे भी करना है यूनी में। मैनचेस्टर में कोई आलियान नहीं है, इस ज़मीन पर कोई अमराह नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो ऐसी बातें करता भी जानता ही था जिसके लिए वो सब थी, अब वो उसके लिए कोई अमराह नहीं होने का ऐलान कर रहा था। तो फैना मोहब्बत पर जो अपनी पेशानी पर पान के पत्ते का नसीब कुंद करवा लेती है। खाया, चुबाया, थूक दिया। मोहब्बत शुरू होने में वक्त लेती है, ख़त्म होने में क्यों नहीं लेती। ये मोहब्बत हो जाने के बाद ख़ुद को मोहर बंद क्यों नहीं कर लेती, सख्ती से किसी मजबूत ताबूत में, फ़िरौनों की खुफिया मोहब्बतों की मानिद, ज़मीन की तहों में जगह बदलते कारून के ख़जाने की तरह। ये मोहब्बत अपने आगे पीछे दाएं बाएं इतने दुश्मन लिए क्यों जलती है, ये बुझ बुझ क्यों जाती है, सिर्फ रोशन 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 ही क्यों नहीं रहती। उस दीप की लू पर हवाएं नहस जादूगरनियों की तरह क्यों मंडलाती फिरती हैं। अपनी राजधानी में ऐसे दुश्मनों को जगह क्यों देती है। अगर ऐसी बात है तो फिर जैसे कोई बात ही नहीं, अगर यही सब है तो बस फिर भी कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी तो नहीं। आलियान जा रहा है, उसके आगे, उससे दूर, मगर वो ऐसे चल रहा है जैसे अपने मरकज़ से बिछड़ चुका हो। उसके वजूद में जड़ पकड़ चुके इर्ताश को कम बेनाई वाले भी देख सकते हैं। चाल को मजबूत बनाने के लिए उसे तरद्दुद करना पड़ रहा है। घोड़े का शहसवार मुंह के बल ज़मीन पर गिरा है। उसका वजूद उस खाक से अटा पड़ा है जिसे सवार ताउमर अपने वजूद से झाड़ नहीं पाता। वो शिद्दत से मांगे जाने वाली दुआ को दरमियान में ही छोड़ दिए जाने की अमली सूरत लग रहा है। उसके वजूद से फूटते सभी इशारे पाताल की तरफ बड़ी वजाहत से इस्तेदा थे। अमराह वहीं खड़ी उसे देखती रही। वो चला गया तब भी, जाना तो उसे भी था, बस वो कुव्वत जो चलने फिरने बोलने के लिए ज़रूरी होती है, वो कुव्वत वो साथ ले गया था। आलियान मार्गरेट, वो कैसा इंसान था। वो उसकी जान निकाल कर ले गया था। क्या वो ऐसा ही था? कितना बुरा था वो, बहुत बुरा। उसे बस से वापस घर आना था, लेकिन वो पैदल चलने लगी, मुंह से भाप निकालते, पैरों को बर्फ़ पर घसीटते। अगर उनके दरमियान ये सब ना हो चुका होता तो इस वक्त उसके साथ, उसके पीछे, उसके पहलू में आलियान चल रहा होता, जो उसके साथ रहने के लिए फजूल बहाने घर लिया करता था। अमराह ने दोनों हाथ रगड़े। कितनी ठंड थी मैनचेस्टर में, उफ़, इतनी ठंड कि वो जिंदा को मुर्दा कर रही थी। ऐसा गज़ब का मौसम जो जिंदों को मुर्दा कर दे। ऐसे मौसम से खुदा बचाए, ऐसे मौसम से खुदा की पनाह। घर आते ही उसने वीरा के कमरे के दरवाजे को धक्के से खोला। वीरा लैपटॉप पे बैठी काम कर रही थी। उसने आगे बढ़कर एक जनाटेदार थप्पड़ उसके गुलाबी गाल पर दिया। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ। वो मुझसे नफरत करने लगा है। वो पूरी शिद्दत से धाड़ी। गाल पे हाथ रखकर वीरा उसकी सुर्ख आंखों को देखने लगी। मुझे नहीं मालूम था अमराह कि ये सब ऐसे इतना पेचीदा हो जाएगा। वीरा ने उसे शानों से थामकर कुर्सी पे बिठाना चाहा, लेकिन वो कारपेट पे ढेर होती चली गई। तुम तो मेरी दोस्त थी, अब तुमने किसी को भी मेरा दोस्त नहीं रहने दिया। अमराह, वीरा बुरी नहीं है, तुम। वीरा उसके करीब बैठ गई। तुम बुरी नहीं हो, पर मेरे साथ तो बुरा कर दिया ना बुरा। अब अच्छा कौन करेगा? वो फिर से तुम्हारा दोस्त बन जाएगा अमराह। दोस्त? अब मैं मैनचेस्टर में हूँ या नहीं हूँ उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तुम दोस्त होने की बात कर रही हो। वो मेरा दोस्त भी नहीं रहा। ऐसी बातें सुनकर कौन किसी को दोस्त रखेगा? वो गुस्से में अमराह, गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह देता है। सिर्फ गुस्सा नहीं था, काश ये मेरा वहम ही हो, ये सिर्फ गुस्सा ही हो। क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? वीरा ने हाथ की पुश्त से उसकी आंखें साफ की। अमराह वीरा की शक्ल देखने लगी और खामोश रही। तुम उससे मोहब्बत नहीं करती? नहीं कर सकती। तुम्हें उसकी दोस्ती की कदर थी। और यकीन जानो अमराह, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि तुम उसके बारे में ऐसे सोचती होगी। मेरी गलती बेशक है, लेकिन बेकसूर तुम भी नहीं। अमराह जानती थी वीरा ठीक कह रही है। अभी वो नाराज़ है, ज़्यादा देर तक तुमसे नाराज़ नहीं रह सकेगा। तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाओगे, फिर से।
वीरा धीमी आवाज़ से उसे समझा रही थी और वो वीरा की बातें ऐसे सुन रही थी जैसे यही सब आखिरी तरियाक बचा हो उसके लिए, खुशफहमियाँ और तसल्लियाँ। वो अपने कमरे में आ गई और चुपचाप बेड के किनारे बैठ गई। रात का दूसरा पहर भी बीत गया। वो वैसे ही गुमसुम बैठी रही। उसमें हरकत करने के लिए जुस्तजू न रही थी। ज़िंदगी उसमें सिर्फ सांस की सूरत बाकी थी। एक चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। अल्फाज उसके जहन में फिरकी की सूरत चकरा रहे थे। रात का आखिरी पहर शुरू था। वो उठी और अलमारी तक आई। उसने बहुत अंदर तकरीबन छुपा कर रखे एक बॉक्स को निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके वजूद में भी इरताज था। उसने बॉक्स को खोला और ये रात की आखिरी पहर का किस्सा है। छुपा हुआ, छुपाया हुआ, सर मोहर बंद। उस पर बात अभी मुमकिन नहीं। आखिरी पहर की पहली बात अभी नहीं। और खुशफहमी बड़े काम की चीज़ है। ये ज़िंदा रहने के लिए कुछ असबाब बड़े एहतमाम से पैदा कर ही देती है। उन खुशफहमियों को अमराह ने गले से लगा लिया, मुट्ठी में दबा लिया। दूसरा सेमेस्टर शुरू था और जैसा कि यूनिवर्सिटी में कहा जाता है कि अगर आपने पहले साल या पहले सेमेस्टर में 40% रिज़ल्ट हासिल कर लिया तो हकीकतन आपने तीर मार लिया। और अमराह ने ये तीर मार लिया था। उसने 60% नंबर हासिल किए थे। और यूनी में ही मशहूर एक और मकौले के मुताबिक आपको पहले सेमेस्टर में यूनी में मौजूद सब स्टूडेंट्स लाइक फाइक, सहीन फतीन, न्यूटन, आइंस्टाइन, यूनी पास्टर, स्टीफन हॉकिंग, राइट ब्रादरान या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जानशीन या लेपालक लगते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। गोल फ्रेम की बड़ी ऐनक लगाए स्टीफन नज़र आने वाला और मुकम्मल तवज्जो से लेक्चर के दौरान गर्दन हिलाने वाला स्टूडेंट दरअसल एक दरमियाने दर्जे का स्टूडेंट है जिसकी हकीकत रिज़ल्ट के बाद खुलती है। ये मकौला भी ठीक था। अमराह को अपने अलावा वहाँ सब ज़हीन फ़तीन नज़र आते थे, लेकिन रिज़ल्ट के बाद उसकी गलतफहमी दूर हो गई। वो सब ज़हीन फ़तीन उससे तकरीबन पीछे ही रहे थे। ये वही लोग थे जिन्हें प्रेशर फ्लू पूरी आबोताब से चढ़ा था। रात को ये खुद से सिर्फ एक घंटे का वादा करके निकलते और सारी रात घूम फिर कर, नाच गाकर, डगमगाते हुए सुबह की किरणों के साथ वापस आते। पहला लेक्चर कटी पतंग की तरह उनके हाथ आने का नाम न लेता, और अगर ये पतंग कूद फांद कर, हिल्लड़ मचा कर उनके हाथ आ ही जाती तो क्लास में बैठकर उनके लिए आंखें खोलकर, कानों को हमतन गोश करके या चुन्ना मुन्ना गोश करके लेक्चर सुनना ऐसे हो जाता जैसे हवा में ऊंचाई पर तनी रस्सी पर नो आमूज का चलना। ओह मैं गिरा, मैं गिरा, ओ लो वो गिर गया बेचारा। रिज़ल्ट पर अमराह की आंखें खुल सी गईं। यानी उसका तो ख्याल था कि सारे गोरे ऐसे होते। ऐसे कैसे? यही बैठे बैठे रॉकेट बना लेने वाले, दरियाए टेम्स में कूद कर दरियाए सीन से निकलने वाले, सुपर सीक्रेट कंप्यूटर्स के पासवर्ड चुटकियों में तोड़ डालने वाले, रोबोट से कम ईजाद न करने वाले और शेर से कम शिकार न करने वाले, वगैरह वगैरह। वैसे अमराह ने सुना था कि पहले सेमेस्टर में ऐसा रिज़ल्ट आ जाना कोई ऐसी परेशान कुन बात नहीं। सबसे शानदार रिज़ल्ट कर्नाटक की मंजिला का रहा था, जो इतनी कमज़ोर थी कि क्लास का हर स्टूडेंट उसे ट्वीट देने के लिए बेताब रहा करता था और उसे ट्वीट देकर भूल जाने की नेकी समझा करता था। एक बार क्लास में सर कैन क्लार्क ने ऐसे ही कहा कि मंजिला ज़रूर गोल्ड मेडल लेगी, तो क्लास के स्टूडेंट डेविड ने भरपूर संजीदगी से सर हिलाकर कहा, ज़रूर, अगर ये मैनचेस्टर की सर्दियाँ निकाल सकी तो। सर्दियाँ निकाल सकी से तुम्हारा क्या मतलब है? सारी क्लास की दबी दबी खी से ये वाज़ेह था कि वो बात समझ चुके हैं, लेकिन ये प्रोफेसर्स भी ना। पहले सेमेस्टर की बर्फ़बारी में ही मंजिला का देहांत हो जाएगा ना। मंजिला समेत क्लास हंस कर पागल हो गई। मंजिला स्कॉलरशिप जीतकर मैनचेस्टर यूनी पढ़ने आई थी। एग्ज़ाम्स के दिनों में अमराह ने 1-2 बार उसके साथ ग्रुप स्टडी में शिरकत की थी। वो इंतहाई बेज़रर और हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहने वाली लड़की थी। अपनी मासूमियत में वो आलमगीर सी हैसियत इख्तियार कर चुकी थी कि विलियम जो मौका मिलते ही बैग्स में से चॉकलेट्स, कुकीज़ निकाल लिया करता, मंजिला के नाम हर कसम उठाकर ख़ुद पर किए जाने वाले शुबे से जान छुड़वाता। बाद अज़ां वो मंजिला को ट्वीट देता हुआ नज़र आता। जी हाँ, झूठी कसम के हर जाने के तौर पर ज़मीर की आवाज़। अमराह की कारकर्दगी अच्छे स्टूडेंट्स की तरह तसल्ली बख्श रही थी और ज़ाहिर है वो प्रोफेसर की नज़र में आ चुकी थी। सर रॉबर्ट ने याद से क्लास में वो कार्ड्स पढ़े जो पहली क्लास के दिन उन्हें लिख कर दिए गए थे और जिसमें अपने मोटो के नीचे उन्होंने ख़ुद को 100% का चैलेंज दिया था। सर रॉबर्ट ने जो तंज़ किए वो सुनने से ताल्लुक़ रखते थे। जैसा कि उन्होंने हैक का कार्ड लहराया। हैक यूनी में हर एक को कंप्यूटर गेम्स के चैलेंज देता हुआ पाया जाता था। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी गेम होगी जिसमें उसने रात दिन लगाकर रिकॉर्ड नहीं बनाया होगा। तुम मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर क्यों कर रहे हो? 3D में ही कोई डिग्री ले लो, बहुत नाम और पैसा कमाते हैं 3D गेम्स डिज़ाइनर। उसकी शक्ल पे बेचारगी छा गई। तंज न करो उमरा, मुझे तो खुद नफरत है इस सबसे, लेकिन क्या करूँ, ये लत जान ही नहीं छोड़ रही। तुम्हारे पास कोई तरकीब है इससे जान छुड़ाने की? अमराह समझ में आया? तुम्हारी देखा देखी बहुत सोने मुझे ओमरो कहना शुरू कर दिया। तुम अपना लैपटॉप तोड़ डालो। अमराह ने ओमरो का गुस्सा निकाला। ना रहेगा लैपटॉप, ना खेलोगे गेम्स।
क्या हमेशा ही तुम्हारे दिमाग ऐसे ही शानदार अंदाज से काम करता है उमरा? चलता तो नहीं था, लेकिन तुम सबके दरमियान आकर चलने लगा है। होएगा, यही होएगा। छोटी सी मानो बिल्ली की तरह आंखें झपकते अपनी चेयर पे ख़ुद को किसी तरह से गायब करने की कोशिश में था, और जाहिर है वो नाकाम था। हैग चैलेंज 100%, मोटो ऐसे पढ़ना है कि हैरान कर देना है। वेल हैग, आप कामयाब रहे, हम सबको हैरान कर दिया आपने। हैग की हैरान कुन 100% कारकर्दगी पे प्लीज़ टेबल बजाए जाएं। ज़ोरों शोर से टेबल बजाए गए, ज़ोरों शोर से टेबल वक्फे वक्फे से बजते रहे। जिनकी रिज़ल्ट अच्छे रहे थे उनके कार्ड्स पे रोशन सितारे बना दिए गए। तुम्हें आलियान पढ़ाता रहा है ना? शक्ल से तो तुम लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे की मखलूक लगी हो। उर्दू मीडियम में पढ़ती रही हो, ऐसा रिज़ल्ट लेना तुम्हारे बस की बात तो नहीं थी। फिर शिजा ने अपने रिबॉन्ड भवों को किसी मस्तूल की तरह तान कर पूछा। ठीक कहा, मैं उर्दू मीडियम में ही पढ़ती रही हूँ। अच्छा होता तुम भी पढ़ लेती तो तुम्हारा शुमार भी 40% वालों में ना होता। और तुम्हें किसने कहा कि आलियान मुझे पढ़ाता रहा है? पता नहीं पाकिस्तानी उर्दू मीडियम में पढ़ने को गाली क्यों समझते हैं। अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ी पढ़ने में हिद्दत महसूस नहीं करते, बल्कि अंग्रेज़ों को इस वक्त शर्म आया करती थी जब उन्हें खुद पे जबर करके लातीनी पढ़नी पड़ती थी। दूसरी अक़वाम अपनी मर्ज़ी से सारी दुनिया की ज़ुबानें सीख लेंगे, लेकिन जहाँ कोई ज़ुबान उनकी ज़ुबान की जगह लेने की कोशिश करेगी, वहीं वो अपनी वाज़े नापसंदीदगी साबित करके अपनी ज़ुबान के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। दुनिया की कोई ज़ुबान उनकी ज़ुबान से अच्छी है ना होगी। अली कॉमन्स में वो घंटों तुम्हारे पास बैठा रहा करता था। रिबॉन्ड बालों को शिजा ने हाथ लगाए बगैर गर्दन के झटके से शानों से परे किया। अमराहा उसे देख कर रह गई। यानी पाकिस्तानी ख़वातीन दुनिया के किसी भी कोने में रहें, खसलत अजीम टो पर वो दिलो जान से निसार रहती हैं, किसी दमग़े की तरह सजाए फ़ख्र व गुरूर से सरशार फिरती हैं। वो बिज़नेस का स्टूडेंट है, मैं इंग्लिश लिटरेचर की। वो इतना लायक है कि प्रोफेसर से अच्छा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा सकता है। वो इतना लायक है, आखिर सबको कैसे पता था? अमराहा दंग सी रह गई। तुम उसे ट्यूशन लेती रही हो? अमराहा पूछे बिना न रह सकी। तुम उसकी जान छोड़ती तो वो किसी और को ट्यूशन देता ना। होंठों के कोनों को इस्तेहज़ाइया उचका कर वो कड़वी गोली की तरह बदमज़ासी दिखाई देने लगी। अमराहा शिजा की शक्ल देखती रह गई। सर रॉबर्ट से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं नहीं मानती। अमराहा को यही जवाब सूझा। न मानो, वो यूनी का रॉजर फीडर है, सारी ट्रॉफियाँ इकट्ठी कर लाएगा वो। वैसे तुम आजकल उसके साथ नज़र नहीं आती, वो भी डिपार्टमेंट नहीं आता। शिजा ने मुकम्मल ईमानदारी से टो की ड्यूटी सरअंजाम दी थी और वो इसमें गुफलत का शिकार कतन नहीं हुई थी। अमराहा कोई भी जवाब दिए बगैर चली गई। शिजा उसकी क्लास फेलो थी, जो ग्रेविटी फॉल्स की पैसिफिका के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी। उसे अजीब व गरीब मलबूसात पहनने पर लेडी गागा भी कहा जाता, और शू शू भी। यानी जब वो करीब से गुजरती तो शरारती स्टूडेंट्स मक्खी उड़ाने के अंदाज में हाथ लहराकर शू शू कर देते। शिजा पाकिस्तान के एक बड़े वज़ीर की बेटी थी, जिनके वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात काफ़ी रोशन थे। वो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से ऐसे खिताब होती जैसे करप्शन के पैसों से लिए अपने पापा के महल नुमा घर के घरेलू मुलाजिम से मुखातिब हो। जो लिबास वो एक बार पहन लेती, दोबारा कोई उसे उस लिबास में न देख सकता। उसके जूते, बैग्स, कलम, नोटबुक्स, मलबूसात और ऐसी दूसरी चीज़ें इतनी महंगी होती कि उन्हें देख कर हकीकतन स्टूडेंट्स को हौल उठते थे। उफ़, क्या उसने उन्हें ख़रीदने की जुर्रत की? क्या वाकई उसने उन्हें ख़रीद लिया? और ये क्या, ये तो उसके हाथ में भी है। इसलिए पाकिस्तान में गुर्बत का ये आलम है कि सारे बजट से तो लेडी गागा के कपड़े जूते ही आ जाते। जर्मन जुएल ने बड़ी जुर्रत से उसके मुंह पर कह दिया था, और उस लेडी गागा ने पाक अफवाज के ज़ख़ीरे में मौजूद सारे बारूद को आंखों में भरकर उसे घूरा। और बस ऐसे वैसों के मुंह न लगना उसकी शान के सरासर ख़िलाफ़ था। एक दिन लेक्चर के दौरान वो अपने आईफोन के साथ मसरूफ़ थी। उसे कई बार इस हरकत पर सरजंश की जा चुकी थी, पर क्या किया जा सकता था। वो इतना बारूद अपने साथ रखती थी कि कोई कुछ भी कह देता तो भी फ़ायदा ना हुआ करता। मज़ीद उसने ये किया कि मज़े से पिछली रो में बैठे जोनाथन की तस्वीर क्लिक की। नींद की वजह से जोनाथन के लिए मुश्किल तर हो रहा था सर को ढलकने से रोकना और आंखें पूरी खोलकर मुतवज्जो रहना। लेडी गागा ने बाकायदा कुर्सी से खड़े होकर पीछे जोनाथन की तरफ रुख कर ये हरकत की। क्लास तंग रह गई। अगर आपको लेक्चर नहीं सुनना तो आप क्लास से आउट हो जाएं और बाहर निकलकर मैनचेस्टर की तस्वीरें उतारें, सर जीन ने किसी कदर तहम्मुल से कहा। सुनना है अगर किसी काम का हुआ तो, उसने बेनियाजी से शाने उचकाकर कहा। सर जीन कई लहजे उसकी शक्ल देखते रहे। ये बदतमीज़ी की इंतहा थी बिलाशुबा। आपके मुल्क में नहीं, लेकिन यहाँ ग्रूमिंग कोर्सेज़ होते हैं। क्लास के स्टूडेंट्स आपको फ़ंड्स जमा कर देंगे, आप ग्रूमिंग क्लासेस लें। जब बात करना सीख जाएं तो आ जाइएगा, हम आपको डिग्री दे देंगे। तो आप ग्रूमिंग क्लासेस लेकर आए हैं? अगर आपके साथ मेरे 2-3 मज़ीद मुकालमे हुए तो यकीनन मुझे भी लेने पड़ेंगे। अमराहा इतनी शर्मिंदा हुई कि सारा वक्त क्लास में सर झुका कर बैठी रही। बाद अज़ां वो सरजीन के ऑफ़िस गई और उनसे माजरत की। आप क्यों माजरत कर रही हैं? वो मुस्कुराने लगे।
सर हमारे मुल्क में सब शिज़ा जैसे नहीं है, हमें मालूम है कि उस्ताद का एहतराम कैसे किया जाता है। अगर प्रोफेसर मेरे आगे चल रहे हों तो मैंने कभी कदम बढ़ाकर उनसे आगे निकल नहीं जाना चाहा। मेरे दादा कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी का खात्मा ही क्यों ना हो जाए, कभी उस्ताद से आगे होकर ना निकलो। उस्ताद मोहतरम को अपनी पुश्त ना दिखाओ, ये इंतहा दर्जे की बेअदबी है। मैं जानता हूँ, वो मुस्कराए। मैं उन खुशकिस्मत प्रोफेसर्स में से हूँ जिन्हें हर सेशन में ऐसे स्टूडेंट्स ज़रूर मिलते हैं जिनके लिए हमारा एहतराम फ़र्ज़ की तरह होते हैं। जंग पाकिस्तान का तालिब 2 साल पहले मेरा स्टूडेंट था। जहाँ कहीं मुझे देख लेता अपनी रफ्तार आहिस्ता कर लेता। वो गुनाह समझता था मेरे आगे चलना। मेरे सर पर अपनी छतरी तान कर खुद गीला हो जाता था। मेरी छतरी को पकड़कर मुझे कार तक छोड़ कर आता। एक बार टिशू से उसने मेरे गीले जूते साफ़ किए और ये काम उसने बग़ैर किसी शर्म के कई सौ स्टूडेंट्स की मौजूदगी में किया। और मुझे ये भी बता लेने दो कि वो टिशू वो अपने साथ पाकिस्तान ले गया। मैं एक उस्ताद हूँ अमराह, उस्ताद में तअस्सुब नहीं होता। तुम्हारी गलती तुम्हारी होगी, तुम्हारी कौम की नहीं। हम तअस्सुब को ख़त्म करने वाले हैं, तअस्सुब फैलाने या पालने वाले नहीं। मैं मानता हूँ पाकिस्तान में कई शिज़ा होंगी, लेकिन खुश आइंद बात यह है कि पाकिस्तान तालिब गफूर जैसे लोगों से भी भरा पड़ा होगा। अमराह लाजवाब हो गई। एक बार शिज़ा के पापा यूनिवर्सिटी आए तो वो उन्हें ऐसे यूनिवर्सिटी दिखाती रही जैसे कहती हो अगले चंद सालों में ये भी हमारी हो जाएगी ना, है ना पापा। और सो स्वीट पापा कहते, कोई शक। तो ये शूं शिज़ा भी आलियान के बारे में ख़बरें रखने में दिलचस्पी रखती थी और यकीनन इस तक रसाई हासिल करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन वो रसाई सिर्फ अमराह की हो सकी थी। अली कॉमन्स के बाग में बैठे वो खुद को उदास होने से रोक रही थी। उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा था और जाहिर है वो खुश होकर भी खुश नहीं थी। एग्ज़ाम्स के दिनों में आलियान ने उसे यूनिकॉर्न दिया था जिसकी पेशानी की सींग पे सफ़ेद चिट खुबी थी और आलियान की लिखाई में कीप काम एंड राइड अ यूनिकॉर्न इनटू एग्ज़ाम्स लिखा था। एग्ज़ाम्स के दिनों में कम व बेश हर स्टूडेंट की स्टडी टेबल पे यूनिकॉर्न नज़र आता है। कुछ सीनियर्स फ्रेशर्स को देते हैं, कुछ घरों से लेकर निकलते हैं, लेकिन उस बेखबर अमराह को आलियान ने दे दिया था। एग्ज़ाम्स की तैयारी के दौरान वो थक जाती तो उस चिट को देख लेती और जैसे उसमें एक नामालूम सी ताकत ओद कर आ जाती और वो तनदही से फिर से पढ़ने लगती। अगर सब कुछ पहले जैसा होता तो आलियान शायद उसके पास आता, नीले पीले सफ़ेद फूल लेकर, और कहता अगली बार इससे भी अच्छे रिज़ल्ट पर तुम्हें इससे भी बड़ा फूलों का गमला मिलेगा, तीसरे सेमेस्टर में फूलों का गोदाम मिलेगा, और चौथे और फाइनल में। वो शरारत से मुस्कराकर खामोश हो जाता। सारे मुरझाए फूलों ने अमराह के गिर्द ढेर लगा लिया। वो उठकर लाइब्रेरी आ गई। कैसी हो मैंडकी? वो अपनी किताबें इशू करवा चुकी थी और यूनिवर्सिटी का मनहूस तरीन इंसान कार्ल अपनी किताबें इशू करवा रहा था। च्युइंगम से वो ऐसे पटाखे फोड़ रहा था और इतनी तेज़ी से जैसे उसे जल्द अज जल्द उस च्युइंगम से नन्ना मुन्ना बम तैयार करना हो और वो बम उसके मुंह में ही तैयार होना हो और फिर उसने वो बम किसी पर दे मारना हो। अमराह से बेहतरीन कौन मुस्तहिक होगा कार्ल के बम का? कुछ शिज़ा का गुस्सा, कुछ से ज़्यादा अपने अंदर का दुख और कुछ हार्ड रॉक में डिस्क का चलाया जाना। उसने हाथ में पकड़ी 3 वज़नी मोटी किताबों का सेट उसके सर पे दे मारा। मुझसे दूर रहा करो, मेंढक हो गए तुम, तुम्हारा ख़ानदान और आगे पीछे के सब फलां फलां और फलानी फलानियाँ। तुमसे आगे का फ़िक्रा, उसने उर्दू में कहा और आंखों में आग भरकर उसे घूरने लगी। काउंटर पे खड़े 3 लाइब्रेरियन के हाथ काम करते करते रुक गए। 50-60 के करीब इधर उधर खड़े आते जाते स्टूडेंट्स ने बाकायदा रुक कर उस मंजर को देखा। ज़रा दूर खड़ी मंजिला के हाथों से किताबें गिर गईं। भला मंजिला को क्या ज़रूरत पड़ी थी अपने वज़न से ज़्यादा किताबें उठाने की? और काल का च्युइंगम चबाता जबड़ा रुक गया। बम उसके जबड़े के अंदर ही फटा और धुआं कानों, आंखों, नाक से निकला। उसने गर्दन को खम दिया और आंखों को ज़रा सा फैलाकर अमराह को देखा। उसे देखा, यानी तुम मैंडकी, द लॉस्ट तक, तुम्हारी इतनी जुर्रत? आहा, ओह आहा, नाउ आई सी। ज़ेरिला मुस्कुराता 2 उंगलियां उसकी तरफ उठाकर अपनी आंखों के सामने लाकर ईरान के लिए अमरीकी मार्का वॉचिंग यू की धमकी ईरान को अमराह को देता लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। लाइब्रेरी का माहौल जो उसके सर पे किताबें पढ़ने से वहीं फ्रीज़ हो गया था फिर से रवा दवा हो गया। वो अपनी किताबें संभालती बाहर निकली और ये क्या? काल एकदम से किसी छलावे की तरह उसके सामने आया और उसके हाथ से किताबें छीन कर ले गया। 2 सेकंड भी कम होंगे उसने उससे भी कम वक्त लिया ये काम करने में। तालियां काल के लिए और अमराह के लिए एक अदद टिशू पेपर। लाइब्रेरी की किताबें ले गया? फ्रीज सी हालत में अमराह खौफ से बड़बड़ाई। ओह, अमराह का सर घूम गया। ये उसने क्या किया? उसने काल के साथ पंजाबी पंगा क्यों लिया? ओह, वो लाइब्रेरी की मलकियत किताबें ले गया था। वो उन्हें ज़ाया कर देगा और उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना जुर्माना उसने इतनी महंगी और तारीख़ी किताबें निकलवाई थी। अल्लाह हमरा से पूछे उसने इतनी फाश गलती क्यों की। जब वो काल के दिमाग जैसा दिमाग नहीं रखती तो काल के गुस्से जैसा गुस्सा भी नहीं रखना चाहिए था। वो बिज़नेस स्कूल की तरफ भागी काल को ढूंढने पर। अब तो जेम्स बॉन्ड, इंडियाना जॉन्स, CIA के आगे पीछे के सब भी रिश्तेदार भी आ जाते तो भी काल को न ढूंढा जा सकता।
वो बिज़नेस स्कूल के कॉरिडोर में खड़ी थी और बेबसी से आलियान के पास जाने का सोच रही थी, लेकिन आखिरी बार जो उसकी आंखों से छलकती सर्द मोहरी देख ली थी, उसकी कपकपी ही न थमी थी, तो फिर से कैसे उसके पास चली जाती। उसे वीरा के पास जाना पड़ा। तुम मुझसे क्यों उलझी? दिमाग चल गया था मेरा। कुछ करती हूँ, पुरसुकून रहो तुम। वीरा काल को फ़ोन करने लगी। वो कह रहा वो तुम्हें कल दे देगा। आज ही क्यों नहीं? उसकी शक्ल पे हवाइयाँ उड़ने लगीं। तुमने जो उसके सर पे किताबें दे मारी, एक दिन की ख्वारी तो वो तुम्हें देगा ना? वीरा ने उसे हल्का फुल्का करने के लिए बात को मिजाह का रंग दिया। अगर ये एक दिन की ख्वारी है तो मैं हो जाती हूँ ख्वार। अगर तुम कहो तो मैं हॉल से जाकर ला दूँ उसके रूम से। वीरा पिछले वाक़ये से उस कदर शर्मिंदा थी कि कोशिश करती थी कि उसका ज़्यादा ख्याल रख सके, उसकी कोई भी परेशानी ख़त्म कर सके। नहीं, कल तक इंतज़ार कर लेती हूँ। लेकिन ये एक दिन की ख्वारी हरगिज़ नहीं थी। उसे वीरा से कह देना चाहिए था कि हाँ, छापा मार कर उसके रूम से किताबें ले आओ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगले दिन काल किताबें लिए उसके सामने खड़ा था। ये लो अमरहा दमैंड की, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, लेकिन पहले मुझे सॉरी बोलो। किताब उसने सीने के साथ दोनों बाजुओं की लपेट में थाम रखी थी, हिफाजत से, मोहब्बत से। सॉरी, अमरहा की मरी मरी आवाज़ निकली। जिस वक्त तुमने मुझे किताबें मारी थी उस वक्त कम से कम 200 लोगों ने हमें देखा था, यानी मेरे पास 200 लोग गवाह थे, चश्मदीद गवाह। तुम समझ रही हो ना इससे क्या क्या हो सकता था? तुम यूनिवर्सिटी से बेदखल होती, फिर भी तुम पे पूरे 10 लाख पाउंड का हित्तक इज़्ज़त और कातलाना हमले का हर्जाना का दावा करता। लेकिन एक तो मैं रहम दिल बहुत हूँ, छोटा सा म्याऊं म्याऊं सा दिल है मेरा, और फिर तुमसे पुरानी दोस्ती भी है। अब तुम्हारे सॉरी को कम से कम 400 लोगों को तो सुनना चाहिए ना। ये कुछ ज़्यादा नहीं है। बिलाशुबा मैं इंसाफ पसंदी से काम ले रहा हूँ। दोनों इंग्लिश डिपार्टमेंट के बाहर खड़े थे, और हाँ, करीब व जवार में इतने स्टूडेंट्स तो थे कि काल की हसरत पूरी हो जाती। अमराह ने फिर से उस वक्त को कोसा जिस वक्त उसने दुख और गुस्से से भड़क कर किताबें मारने की खौफनाक गलती कर डाली थी। लब भींच कर उसने आसपास देखा और कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, सॉरी। काल सीने से किताबें लगाए ज़रा सा कमर और सर को खम देकर खड़ा रहा। उसकी गहरी नीली आंखों में कहकहों के जवार भाटा फूटने लगा था। बड़ी अदा से उसने किसी मलका आलिया की तरह गर्दन को घुमाकर आसपास देखा, फिर होंठों को आदतन बिगाड़ लिया, जैसी सूरत हाल ने उसके अंदर वकार और बाइज़्ज़त शख्सियत को सदमा पहुंचाया हो और उसकी साख मुतासिर हुई हो। कोई मुतवज्जे ही नहीं हुआ। बिगड़े होंठों के साथ उसने उंगली से इशारा करके अमराह को गर्दन घुमाकर देखने का इशारा किया। अमराह ने कतन गर्दन नहीं घुमाई। वो तो ये सोच रही थी कि आखिर वो मास्टर्स करके क्या करेगी, यानी अगर वो यूनिवर्सिटी छोड़कर लाहौर वापस चली जाए तो कैसा रहेगा। उस काल से कहीं ज़्यादा रहम दिल उसे मनहूस कहने वाले थे। मुझे चले जाना चाहिए, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं पूरे 15 लाख पाउंड का दावा करूँगा। काल जाने लगा। सॉरी, अमराह ने पूरी शिद्दत से चिल्लाकर कहा। हर जाने का दावा तो वो क्या करता, उसे लाइब्रेरी की किताबों की फ़िक्र थी। काफ़ी से ज़्यादा फ़र्क पड़ा इस बार। सबने हैरत से अमराह को देखा। माहौल एक बार फिर से फरीसा हो गया। गर्दनें अमराह की तरफ मुड़ गईं, आंखों में हैरत सिमट आई। काल ने अदाए बेनियाजी से कि वो तो अमराह के किसी मसले को हल करने के लिए उसके पास खड़ा है, आंखों की पुतलियों को गोल गोल घुमाकर फ्रीज हो चुके उस मंजर को देखा जैसे शांत सा हो गया हो। ये कुछ बेहतर रहा है। इससे एक और बात भी साबित हुई कि रोने के अलावा भी तुम बहुत कुछ कर सकती हो, यानी कमाल कर सकती हो। ये लो अपनी किताबें। मैं हिंट देता तो नहीं, लेकिन तुम्हें दे रहा हूँ। फिर मिलते हैं। 2 उंगलियों से अचानक वी का इशारा देता वो आलियान की तरह ही हवा में उछलकर पैरों की ताली बजाता गायब हो गया, और अमराह का जी चाहा कि वो वापस किताबें उसके सर पे दे मारती रहे कि आखिरकार उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। सारी किताबें तेज़ ब्लेड से काटी हुई थी। सफ़ात दरमियान से 2 हिस्सों में किए थे। वो कभी भी ये साबित नहीं कर सकती थी कि ये काल ने किया है। उसे अपनी मेहनत की कमाई से जमा किए गए पाउंड्स में से भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। काल ज़मीन पे मौजूद सबसे ज़्यादा मनहूस इंसान। 2 दिन वो खा नहीं सकी थी, सो नहीं सकी। उसके जी में आया कि वो काल को वो सारी बदवाएं दे डाले जो पंजाब की ख़वातीन रवायती ख़ानदानी लड़ाइयों में देते हैं, लेकिन वो उसे चंद अमराह टाइप बदवाएं ही दे सकी। जैसे कि मैनचेस्टर में जब बादल छाएं तो आसमानी बिजली तुम पे टूट पड़े और ऐसे गिरे कि तुम्हें स्याह भूत बना दे। तुम जिंदा रहो लेकिन मुर्दों की तरह। यूनी के सब स्टूडेंट्स तुम्हें देखते ही चीखें मारने लगें। दिल बर्दाश्त होकर तुम यूनिवर्सिटी ही छोड़ जाओ, और या ये कि तुम रात को सो तो काल हो, सुबह उठो तो डिटर्निया की लूमड़ बन चुके हो। उस वाक़ये के बाद वो ज़मीन पे मौजूद सबसे ज़्यादा दुखी लोगों में से एक हो गई। उसे पूरी शिद्दत से ये महसूस होता था कि वो अकेली हो गई है। आलियान उसे कहीं दिखाई ना देता था। एक बार वो उसे दिखाई दिया भी तो अपने आप को स्याह हुड में छुपाए। अगर मैं कहीं गुम हो जाऊँ तो तुम मुझे कैसे ढूंढोगी? एक बार वो अमराह से पूछने लगा। वो क्या क्या सोचता रहता था। वो गुम होने जा रहा था और उसे ये इंतज़ाम भी रखना था कि उसे ढूंढ लिया जाए। तुम्हारे लंबे कानों से,
उसने संजीदगी से कहा, लेकिन साथ साथ स्याह पुतलियाँ भी मटकाईं। मेरी शनाख्त के लिए इतना अहम किरदार अदा करेंगे मुझे मालूम नहीं था। मैं दुआ करता हूँ ये लंबे और लंबे हो जाएं ताकि मुझे जल्दी से ढूंढ लिया जाए। अब तो वो जल्दी से गुम हो गया था। अमरहा उसे उन बड़े और लंबे कानों से पहचान कर ढूंढना निकाले वो उन्हें हुड्डी में छुपा कर रखता था क्या? मामूली बात थी लेकिन काफ़ी तकलीफ बात थी। हार्ट रॉक के बाहर आखिरी मुलाकात के बाद अमरहा ने उसे बहुत सारे दिनों के बाद ऑक्सफोर्ड रोड पे तेज़ी से साइकिल चलाते देखा था। अमरहा बस में थी। काश बस की जगह वहाँ कोई लाहौरी रक्षा होता तो वो रक्षे वाले से कहती, भाई ज़रा उस सुरमई हुडी वाले का पीछा करना। वो देखना चाहती थी कि आखिर वो कहाँ इतना मसरूफ़ रहता है कि दिखाई भी नहीं देता। उसी रोड पर उसके साथ चहलकदमी करने वाला उसी रोड से उससे दूर भाग रहा था। वो चुपके से बिजनेस स्कूल के कितने ही चक्कर लगा लेती, वो उसे नज़र नहीं आता था। वो वाकई में ज़हीन था, छुप जाना जानता था। अमरहा तो नाकारा थी और वो उसे इतनी बड़ी यूनी में ढूंढ निकालता था। अक्सर वो यूनी म्यूज़ियम के किसी कोने खुदरे में छुपी सी खड़ी होती और वो पीछे से आकर खड़ा हो जाता, जैसे चलते चलते से ख्वाब आ जाते हों कि अमरहा इस वक्त कहाँ है। जैसे वो रिडार हो और उसे ठीक ठीक मालूम हो कि अमरहा नामी जहाज़ मैनचेस्टर यूनी के आसमान पे किस तरफ को महवे पवाज़ है। अमरहा को ये ख्वाब नहीं आते थे कि वो कहाँ है। सारे ख्वाब आलियान को ही क्यों आए? सभी इल्हान आलियान को ही क्यों हुए? उस मगरिब में रहने वाले को मशरक़ी आदाब किसने सिखाए? ढूंढ निकालना और ज़ाहिर भी ना करना। इन गुरों का बादशाह वो कब बना? दोबारा वो आलियान से बात करने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो उसे देख लेना चाहती थी। उनके दरमियान जो कुछ हो चुका था उसे ठीक होने में भी वक्त लगने वाला था और मरहम भी। मरहम वक्त के थाल पर था और वक्त किस्मत की मुट्ठी में। अमरहा के हाथ में तो अब कुछ भी ना रहा था। द बिग बैन, लंदन डबल डेक बस और लंदन टैक्सी बरतानिया के लैंडमार्क माने जाते हैं और साई को मैनचेस्टर यूनी के स्टूडेंट्स का लैंडमार्क माना जाता है बिना किसी शक व शुबा के। ऑल इट्स से यानी साई। पीले रंग के बोर्ड पर नारंगी रोशनाई से ये अल्फाज साई की लिखाई में लिखे हैं। यूनी में शायद ही कोई ऐसा बदनसीब होगा जो उस बोर्ड के मालिक को नहीं जानता होगा। साई स्याफाम नस्लन अमरीकी लेकिन बरतानवी शहरी है। उसका असल नाम एडी है। हल्के घुंघराले बाल, पतला सा, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही लंबा दिखता है। आंखें गोल गोल और नुमायाँ और उन पे पतले फ्रेम का नज़र का चश्मा। अपने बैग को दोनों कंधों पे फंसाए, कमर पे पीछे लटकाए वो मैनचेस्टर यूनी का ज़मीनी फरिश्ता है। यूनी का दादा दादी, नाना नानी, जी चचा, मामू, खाला, बहन, भाई और दोस्त, वो सब था। वो साई था। यूनिवर्सिटी में उसके बैठने की एक मखसूस जगह थी, अली लर्निंग कॉमन के बाग के दरख्त तले। वैसे उसे कहीं भी रोकर बिठाया जा सकता था। वो एतराज़ नहीं किया करता था क्योंकि वो तो फरिश्ता था। उस तक रसाई बहुत आसान थी। जब वो फारिग होता दरख्त तले आकर बैठ जाता और बैग में से बोर्ड निकाल कर रख लेता। मतलब, मैं फारिग हूँ, हम तनगोश हूँ, आओ मैं सब सुनूंगा और तुम सब कह डालो अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ें, वो सब फजूल की बातें जो कोई और नहीं सुनता। तुम्हारे रोने के किस्से, तुम्हारे ना हंसने की वजूहात, तुम्हारी खाली जेब की बदकिस्मतियाँ, तुम्हारे कमरे से खाने की अशिया का गायब हो जाना, शैम्पूज़, परफ्यूम्स और ऐसी ही दूसरी चीज़ों की गुमशुदगी का, आए दिन वकूफ़ पज़ीर होना, असाइनमेंट्स का मुकम्मल ना होना, पढ़ाई एक बोझ लगना, पुरानी किताबों का न बिकना, नई किताबों के पैसों का बार और कैफ़े में उड़ जाना, लेक्चर से ज़्यादा तुम्हारा ध्यान पार्टी में लगे रहना, घर की याद सताना। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं तो सब सुनने के लिए दिलो जान से तैयार हूँ। एडी यानी कि साई यूनी का 4 साल पुराना स्टूडेंट है। उसकी तारीख़ के बारे में मुख्तलिफ़ बातें गर्दिश करती रहती हैं। कुछ कहते हैं कि जब वो नया नया यूनी आया था तो कुछ मामलात को लेकर इतना परेशान रहा करता था कि फ़लाँ दरख्त तले बैठ कर रोने लगता। उसने 1-2 स्टूडेंट्स को अपनी बातें सुनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ के पास वक्त नहीं था और कुछ का कहना था कि वो बेकार बातों को लेकर परेशान है। अब अगर किसी प्रोफेसर ने उसके आगे की रो में बैठे लड़के को मुस्कुरा कर देख लिया और बाद अज़ां साई को ज़रा सी तिरछी नज़रों से देख लिया तो इसमें रोने की क्या बात है? प्रोफेसर को तो ख़ुद में मालूम नहीं होता कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। और अगर कॉरिडोर में चलते शरारती लड़कियों ने एकदम से उसके सामने आकर दायरा बनाकर उसे चुटकियां भरकर उसका चश्मा उतार कर भाग भी गईं तो उसे तो एंजॉय करना चाहिए कि ऐसी तितलियां लड़कियां सिर्फ उसके साथ शरारत करती हैं। मज़ीद यूनी में चलते फिरते कोई उसे पेन की बारीक निब चुभो देता है और मुतवातर ऐसा कर रहा है तो ये तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। वो भी एक पेन ख़रीद ले बारीक निब का, बल्कि पेन ही क्यों, एक छोटा सा खंजर, ओहो, वरना वो अपने फल काटने वाली छुरी ही बैग में रख के आ जाए। इसमें मसला क्या था आखिर? 6 महीने बाद साई ने महसूस किया कि बहुत सी बातें दूसरों के लिए बहुत मामूली और गैर अहम होती हैं, जबकि वही बातें किसी एक के लिए बहुत अहम और गैर मामूली हो जाती हैं। उसने एक बोर्ड बनाया और उस पर से इट ऑल लिखा और उसे लेकर यूनी में गश्त करता रहा। जहाँ कोई उससे उसका मतलब पूछता तो वो बता देता। पहले पहल उसके से इट ऑल की ज़रूरत किसी को महसूस ना हुई, बल्कि एक मज़ह का खेस ख्याल लगा।
जाहिर है हम अपनी बातें अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, खौफ से किसी से भी नहीं करते। वैसे दोस्तों के साथ शेयर कर देने से ही वो BBC न्यूज़ सर्विस की तरह सारे में नशर हो जाती हैं, तो एक अनजाने इंसान के साथ शेयर करने का रिस्क कोई क्यों कर लेगा। बल्कि नतीजे के तौर पे उनका क्या हाल होगा, ना ख़त्म होने वाली लड़ाइयाँ और तारीख़ी अजीम स्टूडेंट्स स्कैंडल्स के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले का आगाज़, यानी इंजाम, यही सब ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लड़के लड़कियां उसके पास आने लगे, खासकर वो जिनकी नई नई किसी दोस्त से लड़ाई हुई होती या प्रोफेसर दबे दबे लफ्ज़ों में क्लास में उनकी बेइज्जती कर दी होती। कुछ सिर्फ उसे लतीफ़े सुनाने के लिए आते, वो लतीफ़े जो बाद अज़ां उन्होंने क्लास में क्रैक करने होते कि क्लास हंसने लगी भी या नहीं। कुछ ग्रुप की सूरत आते, साई देखो हमें से कौन सबसे ज़्यादा क्यूट लगता है। साई उंगली उठाता और एक एक की तरफ इशारा कर देता, यानी तुम पाँचों क्यूट हो, ज़्यादातर उसके पास लड़कियाँ आती। अब ये साई का असूल था कि बरतानिया, अमेरिका, बल्कि पूरे यूरोप की फ़ौज भी उसके गिर्द घेरा डालकर खड़ी हो जाती, तो भी वो किसी का बताया एक लफ्ज़ मुंह से ना निकालता। उसे बम से उड़ा दो या तोप से, अगर कोई उसे कुछ बता गया, दिल का हाल सुना गया, तो बस अब वो साई के सीने में दफन हो चुका है। स्विस बैंकों के सभी पैसे निकाल कर भी उसके आगे ढेर कर दिए जाएं तो भी उसका मुंह नहीं खुलेगा। यूनी के बहुत से स्टूडेंट उसे राजों का एटम बम कहते, एक दिन उसकी ज़ुबान खुल जाती तो बर्बाद हो जाते। अब कोई लाइब्रेरी की किताबें चुरा बैठा है, जैसे लाइब्रेरी से किसी ने किताबें इशू करवाई और बाग में बैठे या कैंटीन में कॉफ़ी चाय पीते वो ज़रा सी देर को अपनी किताबों से गाफिल हो गया, तो वो किताब चोर भाई साहब या बहन जी उसे गाफिल स्टूडेंट को सबक सिखाने के लिए फ़ौरन किताबें लेकर गायब। और अब उसका ज़मीर उसे सोने नहीं दे रहा या उसे पुलिस के सायरन की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो साई के पास आता है और कहता है, मैंने किताबें चुरा ली, मुझे पैसों की ज़रूरत थी साई। पिछले 2 हफ्तों से मैं द प्रिंट वर्क नहीं गया, कोई फिल्म नहीं देखी। क्रिश्चियन की पार्टी में क्या वही पुरानी शर्ट पहन कर जाता? मैंने उसके लिए गिफ्ट भी नहीं लिया, गिफ्ट मैंने उसे देना भी नहीं था, वो कौन सा देती है। गिफ्ट ना भी देना हो, पैसे तो चाहिए होते हैं ना साई। जब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा तो पूरी 1 लाख किताबें लाइब्रेरी को चंदे में दूंगा। चलो 2 लाख, मेरा ख्याल है 4 लाख ठीक है, यूनी की लाइब्रेरी भी तो इतनी बड़ी है। अगला आता, मैं कल रात नशे में था, मैंने टैक्सी ड्राइवर को घूंसा मारा, वो बेचारा कोई गरीब अफ्रीकी था, वो मुझे कमरे के बेड तक लेटा कर गया और दरवाज़ा ठीक से बंद कर गया। उसने मेरी जेबें भी नहीं टटोली, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो जल्द ही मुझे मिल जाए, मैं उसे माफ़ कर दूंगा, नहीं यानी मैं उसे माफ़ी मांग लूँगा। मुझे कल रात नींद नहीं आई, दुआ करना आज आ जाए। मैं ज़मीन पर सो रहा हूँ, बेड पे अफ्रीकी ड्राइवर सोता है। हाँ, आजकल उसका भूत हर वक्त मेरे साथ साथ रहता है, वो मुझे कुछ कहता नहीं, फिर भी मुझे उससे बहुत डर लगता है। कोई और आता, लीज़ा मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मुझे अब उसकी दोस्त विवियान अच्छी लगने लगी है। मैं क्या करूँ साई, लीज़ा भी अच्छी है और विवियान भी, मैं भी अच्छा हूँ, हम सब अच्छे हैं, फिर मैं क्या करूँ साई। तो अब यही साई अगर जाकर लीज़ा को बता दे कि प्यारी दोस्त और नन्ही भोली भारी लड़की तुम्हारा बॉयफ्रेंड जोनाथन तुम्हारी दोस्त बीवी को हॉलीडे इन में 2 बार डिनर के लिए ले जा चुका है, हाँ उन्हीं पैसों से जो उसने गले में सोजिश के इलाज का बहाना करके तुमसे लिए थे। तो लीज़ा को इतनी सी बात बता देने पर क्या छोटा सा कतरीना तूफ़ान लॉ डिपार्टमेंट की दीवारों से न टकराता। फिर साई लाइब्रेरी स्टाफ के पास जाता और कहता, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की किताबें चुराने वालों में से एक ये रेन भी है, इसे पकड़ो, उसे जुर्माना करो, बल्कि उसे यूनी से बाहर करो। और ये ब्रेड डैनियल, ये हर रात नशे में धुत होकर किसी न किसी को मार आता है। एक रात वो दीवार पर बने कार्टून को देर तक मारता रहा। अगर रेस्टोरेंट की दीवार टूट जाती तो रेस्टोरेंट इंतज़ामिया यूनी पर हर जाने का दावा कर देती, पैसों के लिए नहीं, शोहरत के लिए। तो बराए मेहरबानी इस मोहम्मद अली कल्ले को संभालें। यानी एक साथी की वजह से आधी यूनी जुर्माना भरती, यूनी खाली करती, लेकिन वो साई था, सुनता था, बताता नहीं था। हाँ, तो ज़्यादातर उसके पास लड़कियाँ आती, जो लड़की साई के पास बैठी नज़र आ जाती उसके बॉयफ्रेंड को बहुत तशवीश होती या उसके दोस्तों को, और अगर उसके साथ साथ टिशू से आंखें भी रगड़ रही होती तो फिर ये खैर ना होती और साई बड़ी शफकत से उस नन्ही चिड़िया के आंसू टिशू से साफ़ कर रहा होता। साई, मैंने इतना महंगा ड्रेस लिया, 2 घंटे लगाकर मेकअप किया, तैयार हुई, बालों को कर्ल किया था, और उसने कहा काश थोड़े से ही सही पर तुम्हारे दांत साफ़ होते। जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी मामा तुम्हारे दांतों पे लगा कीड़ा क्यों नहीं देख सकी। इतनी गाफिल मामा है तुम्हारी। साई, उसे मेरे दांत नज़र आ रहे थे, गुलाबी मेकअप से सजी मेरी आंखें नहीं, और मैं तो हंस भी नहीं रही थी, बोल भी कम रही थी, फिर भी उसकी मामा मेरे दांतों को ही घूरती हुई कह रही थी कि तुम्हें दांतों का कैंसर तो नहीं। बैठे बिठाए उन्होंने मेरे दांतों को कैंसर करवा दिया। फिर उसका भाई आया, जिसके आते ही घर बदबू से भर गया। वो मुझे देखता रहा और जानते उसने मुझे क्या कहा, मेरा एक दोस्त है डेंटिस्ट, उसने दांतों के पेचीदा तरीन केस निपटाए हैं, वो तुम्हारे लिए भी ज़रूर कुछ कर देगा, अगरचे मैं इसे नाकाम होते देख रहा हूँ। फिर वो मुंह खोलकर हंसने लगा और बदबू से मेरा दम घुटने लगा। पहले वो अपनी बदबू का इलाज क्यों नहीं करवाता। साई, ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा कि आप उसके सामने इसलिए कम बोलें कि वो फिर से आपके दांतों को लेकर बैठ जाएगा। वो हर मुलाकात में मेरे दांतों का जिक्र ज़रूर करता है,
क्यों करता है वो ऐसा? मैं उसे छोड़ रही हूँ साई, मैं बहुत रोऊंगी, पर ये रोज़ रोज़ के रोने से अच्छा है। सूं सूं करने, आंसू बहाने और साफ़ करने का वक्फा। जब मैं केमिस्ट्री का नोबल इनाम ले रही होंगी तो अपने बदबूदार भाई के साथ बैठे मुझे टीवी पे बराह रास्त देखते इसे ज़रूर दुख होगा, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हो सकेगा। मेरी ज़िंदगी में मार्क ज़करबर्ग आ चुका होगा और मैं अपना नोबल इनाम उसी के नाम करूँगी। हाँ ठीक है, मैं यही करूँगी। यूनी में तो ये सब चलता ही रहता था ना। सुना था ST एनसिलम जहाँ वो रहता था अक्सर रात गए उसे उठाया जाता और कमरे में कहीं रखा उसका से इट ऑल बोर्ड ढूंढ ढांड कर उसके पास रखा जाता और फिर उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली जाती। वो हेड क्राउन से टेक लगाकर या ज़मीन पर स्टूडेंट के साथ ही बैठ जाता और रो रो कर सताया जाने वाला हाल सुनता। मुझे घर जाना है साई। मेरी माँ क्या खाने बनाती है, यहाँ के खानों में बिल्कुल मज़ा नहीं है। मेरी ताई के हाथों में तो बिल्कुल जायका नहीं है। हफ्ते में एक बार उनके घर जाता हूँ, सारे हफ्ते का बचा हुआ खाना मुझे खिला देती है। पापा कहते हैं तुझे जहर क्यों ना खिला दे, हफ्ता एतवार तो उन्हीं के घर पे रहेगा। पापा जी नहीं, मुझे सिर्फ अपनी माँ के पास जाना है। जलंधर के रिहायशी प्रताप सिंह को रोना बड़ा अच्छा आता था। बेचारा साई भी रोने लगता था। यूनी में सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, एक मैं ही क्यों गरीब हूँ साई? मेरे पास सिर्फ एक अच्छी सी जीन्स, मैं कब तक उसे ही पहनूं? मेरा आईफोन पुराना हो चुका है। 6 महीने से मैंने वही पुराना हेयर स्टाइल अपना रखा है कि मुझे लगने लगा है कि मैं 17वीं सदी का कोई जोकर हूँ जिसे देखकर बच्चे भी नहीं हंसते। आर्ट स्कूल का टोनी। मैं पास्ता बना कर रख गया, आया तो प्लेट गायब। कमरा लॉक था साई, मैं कसम खा सकता हूँ कमरा लॉक था। ये 5वीं बार हुआ है मेरा पास्ता गायब हुआ है। सुना है ऑक हाउस में जिन विन का साया है। वो पूजा बता रही थी कि कमरे में एक लड़का ठंड से मर गया और भूखा भी था। साई मैं कैसे पता करूं कि वो किस कमरे में भूख से मरा या ठंड से? क्या मेरे कमरे में? कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं। मैं इंतज़ामिया के पास गया तो उसने बड़े ठंडे लेकिन जले हुए अंदाज में कहा, वो तो शायद ठंड और भूख से ना मरा हो, लेकिन तुम यकीनन खौफ से मरने वाले हो। चलो मैं तुम्हारा कमरा नंबर नोट कर लेता हूँ। विजय पंडित, कमरा नंबर 302, ऑक हाउस। बेजा खौफ और खदशात के बायस कमरे में मुर्दा पाया गया। उसके भूत से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारियों पर कमरा लिया जाए। सन 2014। शुक्रिया। मैंने अपनी वार्डरोब देखी तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे नए जूते जो मामा ने मेरी सालगिरह पर मुझे दिए थे और जिन्हें मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया था, वो तो कोई 10 बार पहनकर वहाँ रख चुका है। ओह साई, मैं किस कदर लापरवाह हूँ। मैंने रोज़ अपने जूते क्यों न चेक किए? मैं कमरा लॉक करना कैसे भूल गया आखिर? लेकिन साई, आखिर कभी हम कमरा लॉक करना भूल ही जाते हैं ना, हम सभी। तो मैनचेस्टर यूनी में जो 12 लड़के लड़कियों के ग्रुप को दोस्त रखते थे या सिर्फ एक को, साई की ज़रूरत कभी ना कभी सबको पड़ती थी। एक सुनने वाला कान सबको चाहिए होता है। प्रोफेसर तक उसके पास पाए जाते। साई से बात करने के चंद तरीके थे। आप सिर्फ बोलें, वो सिर्फ सुने। ज़्यादातर यही करते। आप बोलें, साथ वो भी बोले। आपकी इजाज़त हो तो आप बोलें, फिर वो सवाल करे। आप बोल चुके हों तो वो आपको अच्छी या जैसी कैसी भी राय दे, आपकी इजाज़त हो तो। अमराह साई के पास 2 बार जा चुकी थी। एक बार जब उसे जॉब नहीं मिल रही थी और एक बार जब आलियान नहीं मिल रहा था। अब कॉल वाले वाक़ये के बाद वो फिर से उसके पास रोने के लिए आई थी, लेकिन एक हिंदुस्तानी लड़का रामा उसके पास बैठा था और जाने लगी तो रामा उसे हाथ के इशारे से रोक लिया। वो हाथों को गोद में रखे सर झुकाए ऐसे बैठा था जैसे मैनचेस्टर यूनी में उसकी मेहंदी की रस्म अदा की जा रही हो। आप हंस सकते हैं लेकिन यही सच है। वो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त। हाँ सिर्फ दोस्त। वो मुझसे 1 साल सीनियर है। ये उसका आखिरी सेमेस्टर है, फिर वो चली जाएगी फ्रांस। उसने कहा कि मैं फ़्रांस आ सकता हूँ उसे मिलने। हाँ मैं चला जाऊँगा उससे मिलने। 1 साल बाद जाऊँगा, फिर शायद 5-6 साल बाद जाऊँ, फिर शायद 8-10 सालों बाद। फिर मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और ज़ाहिर है मर जाऊँगा। ज़ाहिर है हमें मरना भी तो होगा ना। शायद वो भी कभी आए उत्तर प्रदेश मुझसे मिलने। मैं उसे अपना गाँव दिखाऊँगा। लेकिन साई, ये सब सोचते मैं रोने जैसा क्यों हो जाता हूँ? और साई वो अभी गई नहीं है और मैं अभी से उसे बुरी तरह से याद करने लगा हूँ। अभी तो वो मेरे पास ही है। उसे देखकर मुझे रोना आता है। ये उसका आखिरी सेमेस्टर है, फिर मेरा भी आखिरी सेमेस्टर आ जाएगा। मैं भी चला जाऊँगा। मैनचेस्टर में मिलकर दुनिया में बिखर कर हम खो जाएंगे ना साई। अमराह गोद में हाथ रखे आंखों की नमी छुपाने के लिए सर झुकाए बैठे उत्तर प्रदेश के राजा को देख रही थी। कोई अंधा भी बता सकता था कि उस लड़की के चले जाने के बाद वो सीधे सीधे मर जाएगा। उसे रोक लो रामा। साई को मशवरे की इजाज़त दी गई। रोक लेना इतना आसान नहीं। वो फ्रेंच है। ख़ानदान के नाम पर उसके पास एक माँ और एक सौतेली बहन है। उसकी माँ पहले डांसर रह चुकी है। मेरा ख़ानदान, मैं, मेरा कल्चर। कोई तरतीब निकालो लेकिन उसे रोक लो। वो गई तो तुम भी अपनी असल हालत में नहीं रह पाओगे। तुम मर जाओगे रामा। अपने ज़िंदा रहने के लिए कुछ करो। अमराह एकटक रामा को देख रही थी। जिस फ्रेंच लड़की की बात वो कर रहा था काफ़ी महीनों से गाहे बगाहे शलवार कमीज़ साड़ी चोली में मलबूस नज़र आती थी। माथे पे छोटी सी बिंदिया भी लगा लेती। मुन्ने से बालों को चोटी की सूरत गूंद कर रखने की कोशिश करती। जिस किस्से को रामा बैठा रो रहा है, ऐसे हज़ारों किस्से मैनचेस्टर की धरती से शुरू होकर ख़त्म भी हो जाते थे
और सिर्फ खुशकिस्मत ही होते थे जो आहें और यादें नहीं एक दूसरे का साथ लेकर निकलते थे। मुख्तलिफ मुल्कों, समाजों, रवायतों के हामिल स्टूडेंट्स का एक जगह इकट्ठे होकर पढ़ना, दोस्त बनना, मोहब्बत में मुब्तला हो जाना और रवायात के नाम पर अलग हो जाना और फिर बुढ़ापे में आहें भरना, ये सब कड़वी ही सही लेकिन हकीकत थी। रामा के बारे में सोचते उसने अपनी नींद गंवा ली। वो अपनी बात बताए बगैर ही पलट आई थी। किताबों वाले वाक़ये को बमुश्किल चंद ही दिन गुजरे थे कि सुबह वो यूनिवर्सिटी आई और अपनी क्लास के लिए जा रही थी कि उसके करीब से गुजरती एक लड़की ने उसे रोक लिया। हे, तुम्हारा जूता बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिया? वही अजीम आदत तारीफ़ पर भूल जाना। तो वो भी झट फूल सी गई और भूल ही गई। अपने स्टोर से जहाँ मैं काम करती हूँ। बहुत खूबसूरत है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं पहन कर देख लूँ? मैं आऊँगी तुम्हारे स्टोर से लेने। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसने झट जूता उतार कर उसके आगे किया और उस गुलाबी स्कर्ट और गुलाबी गालों वाली लड़की ने जूते को पहनने की बजाय उसे झट लिया और ये जा वो जा। हे, अमरा हैरत ज़दा उसे आवाज़ें ही देती रह गई, लेकिन वो रुकी ना पलटी। लेकिन रुक रुक कर चलता कोई उसके पास आ रहा था। कौन? बूझिए कौन? कार्ल। और कौन? उसके हाथ में उसका गुलाबी बारबी जूता था। ये आज के दिन के लिए मेरा पास रहेगा, तुम्हारी याद दिलाएगा। जूता उसके आगे लहरा कर वो चला गया। हाँ, वो हिंट देकर तो गया था कि मैं आऊँगा, भले से वो तफसीलात दे देता, होना यही था। उफ़, उसने आसपास देखा। वह मुश्किल एक जूते से चलती बेंच पर बैठी, शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी कोई। ये कार्ल उसकी जान को आ गया था। अब एक जूते के साथ वो अंदर जा सकती थी ना बाहर। उसने वीरा को फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन बंद था। वो क्लास में जा चुकी होगी। एनॉन का भी बंद था। सर्दी के दिन थे, ज़मीन पे पैर रखने के लिए जुर्रत चाहिए थी और फिर यूँ लंगड़ा कर चलना। न चार वो उठी, दूसरा जूता भी उतारा और सिर्फ जुराबों के साथ चलती बस स्टॉप तक आई। और क्या? जी कार्ल। वो उसके पीछे पीछे उसकी तस्वीरें ले रहा था। बस आकर ही नहीं दे रही थी। वो स्टॉप पर सिर्फ जुराबों के साथ नंगे पैर खड़ी थी। दूसरा जूता हाथ में पकड़ रखा था। उसने घूर कर कुछ दूर मौजूद कार्ल को देखा। उसके जी में आई कि हाँ, अब बस, अब उसे कातला बन जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं बनेगी तो आखिर कब बनेगी? कार्ल का खून उस पर जायज़ था। उसे सारी ज़िंदगी इतनी कोफ्त और शर्मिंदगी नहीं हुई थी जितनी यूनी से ऐसे आते और 5 मिनट बिना जूतों के ऐसे खड़े हो रही थी। तेज़ी से अपनी क्लास के लिए भागते स्टूडेंट्स भी गर्दनें मोड़ कर उसे देखना नहीं भूल रहे थे। घर आई, जूता तब्दील किया। क्यों आ गई इतनी जल्दी? नशिस्त का में टीवी देखते लेडी मेहर ने पूछा। मेरा जूता। गुस्से की शिद्दत से वो इतना ही कह सकी। क्या हुआ जूते को? ओह, टूट गया। एक मनहूस इंसान है यूनी में, वो ले गया। वो चील कौवा है क्या? वो हंसी। नहीं, डायन। डायन तो फीमेल नहीं होती अमरहा, वो मेल डायन है। वो उन्हें बताना चाहती थी कि यही है जो उसके और आलियान के दरमियान ऐसी दूरी का बाइस बनाए। ये बात वो अक्सर ख़ुद को तसल्ली देने के लिए सोच लिया करती थी। अपने किए का इल्ज़ाम वीरा और काल पे डाल दिया करती थी, जबकि वीरा और काल से ज़्यादा वो खुद कसूरवार थी। जब वो यूनी वापस आई, उसकी पहली क्लास हो चुकी थी। बाकी की क्लासेस लेकर वो वापस जा रही थी कि बंदर की तरह कलाबाजियाँ लगाता वो उसके सामने आया। ये लो अपना जूता। उसने जूता आगे किया जिसके गुलाबी चमड़े को ब्लेड से लंबी लंबी लकीरें देकर काट दिया गया था और उसकी झालर सी बन गई थी। अब उस जूते को किसी रिसर्च के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता था। उसकी इब्तिदाई शक्ल आखिर क्या रही होगी, लेकिन पाँव में पहनने के लिए हरगिज़ नहीं, ये मुमकिन ही नहीं था। अच्छा जूता था लेकिन ज़्यादा कीमती नहीं था, तो मार्केट से नया ले लेना। वो तेज़ी से उससे आगे चलने लगी, वरना आज उसे कातला बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम अब तक कहाँ थी अमरहा, द मैंड की? टर टर टर, मैं कब से हूँ इस यूनी में, तुम तब से क्यों नहीं आई? अब सोचता हूँ तो अफसोस होता है कि कैसे बेकार और फजूल गए वो सब साल। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, लेकिन अब तो तुम यहाँ ही हो ना। मुझे वक्त को जमा और ज़रब देना आता है। और देखो, तुम्हारी जितनी भी दोस्तें और बहनें, जैसा कि मैंने सुना है एशिया में बहुत बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, यानी जो तुम्हारी 6, 7, 8, 10 बहनें हैं, हाँ, जो बिल्कुल तुम जैसी हैं, उन्हें भी मानचेस्टर बुला लो इसी यूनी में। मैं कुछ भी करके फ़ंड्स इकट्ठे करूँगा ताकि उन्हें आने में आसानी रहे, लेकिन बराए मेहरबानी तुम अपने जैसी एक एक कार्बन कापी को यहाँ ले आओ। वो उसके साथ साथ चलते मज़े से ऐसे बातें कर रहा था जैसे दोनों में किताब बदल दोस्ती हो। जी, पंजाब की दुपट्टा बदल दोस्ती को मैंने मानचेस्टर में किताब बदल दोस्ती का नाम दे दिया। ठीक किया ना? अमरहा रुकी और शरारे उगलती आंखों से काल को ताड़ा। काल भी रुक गया और बहुत मज़े से अमरहा को देखने लगा, फिर अपनी नाक पे उंगली रख ली। तुम एक्समैन सीरीज़ में काम करती रही हो क्या? ये देखो, मेरी खाल जलकर फट रही है। अमरहा ने कानों पे एयरफोन लगाया और म्यूज़िक तेज़ कर दिया। काल का कहका उसकी पुश्त पर देर तक फ़िज़ा में मुंतशिर रहा। बस में बैठकर उसने ऐसे दांत पे दांत जमाए जैसे उन दांतों तले काल की गर्दन हो। आह तू, क्या सोच रही थी वो? काश मैं भी काल जैसी होती या वीरा जैसी, फिर ईंट का जवाब पत्थर से देती, दू बदू जंग होती। अल्लाह जी, मेरे भी जहन में कोई तरकीब डाल दें कि उस काल फाल शाल को ही सब अता किया हुआ है। काल आलियान से मुतलिक धमकी देकर तकरीबन गायब ही हो गया था। शायद वो आलियान को ढूंढता रहा था
और जब आलियान वापस आ गया तो दोबारा अमराह से उसका टकराव नहीं हुआ था। अपनी आदत से मजबूर होकर वो उसे लाइब्रेरी में छेड़ बैठा और अमराह ने फिर से जैसे उसे अपने पीछे लगवा लिया। वैसे भी उसके बारे में मशहूर था कि उल्टे काम किए बिना उसे नींद आया करती थी, न खाना खाया जाता था उससे। उसके इंसानी ढांचे में सुपर स्प्रिंग फिक्स थे जो उसे किसी पल चैन से रहने न देते। ये स्प्रिंग इस कदर करामत थे कि 10 कदम इंसानों की तरह चलने के बाद वो 11वीं कदम पे छलांग या छलांग नुमा चाल ज़रूर अपना लेता। आते जाते स्टूडेंट्स के हाथों से खाने की चीज़ें उचक लेना तो उसके लिए बाएं हाथ की छोटी उंगली का काम था। यानी 2 हाथों से बर्गर पकड़े मुंह खोले खाने वाला एक बड़ी सी मज़ेदार सी बाइट लेने के चक्करों में है, और जब वो कुतरता है तो उसे मालूम होता है कि बर्गर तो हाथ में रहा ही नहीं। यानी शाहिदीन बर्गर शिकार की तरफ हंस कर देखते हैं और इशारे से बताते हैं काल। अब बर्गर शिकार काल को बमुश्किल ढूंढता उसके पास जाता है और उसे शर्म दिलाता है, तो उल्टा काल उसे इंतज़ामिया के पास जाने की धमकी देता है कि आखिर एक बिजनेस स्टूडेंट पे ऐसा घटिया इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है, आखिर कैसे। रात को वीरा आई अपनी हंसी दबाती। ये क्या है? उसने आईफोन उसके आगे किया। वहाँ उसकी बस स्टॉप पे नंगे पैरों खड़ी तस्वीर थी और टाइटल था मैनचेस्टर में 100 साला सर्दी का रिकॉर्ड टूटने पर दौरे जदीद की नेल्सन मंडेली का एहतजाज। वीरा कारपेट पे पेट पकड़े किसी अफगान बिल्ली की तरह लौट पौट हो रही थी। हंसी की ज़ाती की वजह से उससे बात भी नहीं की जा रही थी। थप्पड़ खाने के बाद आज वो उसके कमरे में आई थी और ऐसे लौट पौट हो रही थी। अमराह वीरा को देख रही थी। शायद वाकई आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। काल फिर से पहले जैसा काल बन गया था तो आलियान भी पहले जैसा हो ही जाएगा। अमराह फ़ोन हाथ में लेकर बैठ गई और बस बैठी ही रह गई। काल ने आदि यूनी को अपने फेसबुक अकाउंट में उसकी तस्वीर पे टैग कर दिया था। अमराह में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आदि यूनी के कमेंट्स उस नादर व नायाब तस्वीर के नीचे पड़ती। अपनी ऐसी मुज़हका खेज़ तस्वीर देखकर ही उसकी आंखों में मिर्चें सी भर गई थी। उसे रोना भी आ रहा था और वीरा को देख देख कर हंसी भी। वीरा पागल हुई जा रही थी। वो ज़िंदगी से भरपूर गुब्बारे छोड़ और फोड़ रही थी। चीनी परेड के बाद से अमराह मुस्करा नहीं सकी थी। उसे यकीन था कि अब वो ताउम्र नहीं हंस सकेगी, लेकिन वीरा की हंसी जैसे उसे इशारे दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा प्यारी, एक न एक दिन आखिर सब ठीक हो ही जाता है। तुम जानती हो मैनचेस्टर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया है? अपनी हंसी की छक्कर रेल को बमुश्किल रोक कर वीरा बोल पाई। काल, तुम्हें काल से नवाजा गया है, खुशकिस्मत हो तुम। खुली खिड़की से आती ठंडी हवा ने अमराह को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अब उसे ये हवा नरम लगी, सरगोशियाँ करती। उसके दिल को थोड़ा सा करार आया, सुकून की एक लहर उठी। मैनचेस्टर यूनी में तालीमी दौरानिया से मुतल्लिक जो डायरीज़ हम लिख रहे हैं ना अमराह, वो सब एक तरफ होंगी, लेकिन जो यादें तुम्हारी स्टूडेंट डायरी में रकम होंगी ना, वो नोबल इनाम विनिंग होंगी। तुम अपने पोते पोतियों को हंसा हंसा कर मार डालोगी। हर तरह की यादों से तुम माला माल हो चुकी हो। कितनी खुशकिस्मत हो ना तुम। मकनातीस की तरह तुम अपनी तरफ खींचती हो कि आओ मुझे सताओ और रुलाओ। हंसते हंसते वीरा को फंदा लग गया तो अमराह ने झुककर उसकी कमर में ज़ोरदार घूंसा मारा। वीरा मुंह खोलकर हैरत से उसे देखने लगी कि क्यों मारा, वो भी इतनी ज़ोर से। कुछ तुम्हारी डायरी में भी लिखा जाना चाहिए था। मैं तुम्हारे पोते पोतियों को बोर होने नहीं देख सकती, अमराह ने मासूमियत से कहा। वीरा ने उसके बाल मुठियों में भर लिया और उसके सर को झटके देने लगी। यही काम अमराह ने किया। दोनों कारपेट पर लौट पौट गुथम गुथा हो गई। मेरे पोते पोतियाँ बोर नहीं होंगे। मैं उन्हें तुम्हारे किस्से सुना सुना कर हंसा हंसा कर खुशगुफ्तार ग्रैंड मदर होने का खिताब हासिल कर लूँगी। वो हर वक्त मेरे साथ चिपके रहा करेंगे कि ग्रैंड माँ प्लीज़ उस अमराह दी लॉस्ट डक की बातें सुनाए ना। मैं भी तुम्हारे किस्से सुनाया करूँगी। बॉल जिंजर, फिक्र न करो। मैनचेस्टर के राजहंस, तुमने मुस्कुराना कम कर दिया या कफ़ायत कर रही हो? दादा पूछ रहे थे। बहुत बार पूछ चुके थे। थक जाती हो ना, मुश्किल है ज़िंदगी। मुश्किल तो है। वो दादा को बता ना सकी कि क्या मुश्किल है। अगर मुझे नहीं बता सकती तो साई तो है ना। आप साई से पहले हैं मेरे लिए दादा। फिर भी कुछ रिश्ते कितने भी करीबी हों, उनसे सब नहीं कहा जा सकता। दादा ठीक कह रहे थे। आलियान को बात को लेकर वो साई के पास ही गई थी। दादा से वो ये सब कहना चाहती थी पर कह नहीं सकी। तुम्हारी अम्मा और दादी दानिया की शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे मामू नहीं मान रहे। कहते हैं शादी बहुत धूमधाम से करनी है, अभी तुम लोगों के हालात ठीक नहीं हैं। ये क्या बात की उन्होंने दादा? यही तो मैंने कहा, तुम्हारी अम्मा से पूछो कि अपने भाई से हम क्या भूखे मर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो रहा है। वाजिद की दुकान ठीक हो रही है, मुनाफा आने लगा है। वो तुम्हारे दिए कर्ज को जमा कर रहा है। ख़ानदान की एक तकरीब में उसने किसी से कह दिया था कि वो शादी में फजूल खर्ची नहीं करेगा। तुम्हारे मामू को इस बात की खबर हो गई। बाबा क्या कहते हैं दादा? वाजिद का कहना है कि उसके पास ज़ाया करने के लिए फजूल पैसे हैं ही नहीं। पहली की बात और थी, अब जो कुछ जमा था वो सब दुकान में लग गया। वाजिद ने बुरा वक्त देखा है। किसी ने उस बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया। ख़ानदान में किसी ने कर्ज़ के नाम पर चंद हज़ार भी नहीं दिए। वाजिद बहुत बददिल सा हो गया सबसे। मुश्किल है ये मंगनी रहे। वाजिद ने तो दानिया से ये तक कह दिया कि वो पढ़ने के लिए तुम्हारे पास चली जाए। होती रहेगी शादी साल 2 साल में। अमराह, वाजिद कह रहा था कि उसी का वही सिक्का उसके काम आया।
जिसे उसने और ख़ानदान वालों ने खोटा समझ लिया था। बहुत याद करता है तुम्हें, बार बार मेरे पास आता है, कहता है तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती होती रही। अमरा की आंखें नम हो गईं। तो बाबा को एहसास हो गया। दानिया क्या कहती है? साफ कह दिया उसने कि मर जाऊंगी, किसी दूसरे मुल्क नहीं जाऊंगी, वहाँ पढ़ो भी काम भी करो, क्या ज़रूरत है इतने बबाल पालने की, मुझे कौन सा मिनिस्टर बनना है किसी मुल्क का। या फ़ोन पे लगी रहती है या सोती रहती है, इतनी आरामदेह ज़िंदगी छोड़ने की उसे क्या ज़रूरत है भला। आरामदेह ज़िंदगी तो अमराह की थी। ज़िंदगी की रूह काम है, सिर्फ काम, चलते रहना, हरकत में रहना, इल्म के काम में मसरूफ़, अमल के काम में मसरूफ़। इतनी सी ज़िंदगी में इंसान के पास इतना वक्त है कहाँ के ज़ाया करता फिरे, सो कर रो कर या मौज मस्ती में। ये ज़िंदगी इंसान को भलाई के काम करने के लिए अता की गई है, खैर इकट्ठा करने के लिए। उसे खेल तमाशे की नज़र नहीं किया जा सकता। शफाफ मीठा पानी भी ठहर जाए तो बदबू देने लगता है, कीचड़ में बदल जाता है। इंसान क्यों कर ख़ुद को ठहरा कर बर्बाद कर सकता है। कायनात की हर शय हम वक्त हरकत में है और ता क़यामत रहेगी। इंसान साकिन होकर गुनाह कबीरा का मुर्तकिब कैसे हो सकता है। ये तो इंसानी रुतबे की मुनाफी है, सरासर मुनाफी। हंसती रहा करो अमराह, तुम्हारी खामोशियाँ इतनी गहरी क्यों होती जा रही हैं। दादा को एक बस उसकी ही फ़िक्र थी। अमराह ने दादा को हंसकर दिखाया। ठीक उसी वक्त काल उसके करीब से इस्तेज़ाइया हंसकर गुजरा। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे कह रहा हूँ अभी तुम्हारी ये हंसी भी गायब करता हूँ, मसला ही कोई नहीं। अमराह को जैसे आग लग गई। दादा को उसने बाय कहा और साई के पास आई। जूते वाले किस्से के बाद उसने लाख जहन लड़ाया, लेकिन काल को मज़ा चखाने की कोई एक भी तरकीब नहीं सोच सकी। मुझे मशवरा दो। साई को सारी बात सुनाकर उसने मशवरा मांगा। थोड़ा बहुत बदला तो जिम से भी लिया जा सकता है। साई हंसने लगा। हंसते हुए, तुम बिल्कुल मेरे दादाजी जैसे लगते हो। क्या तुम्हारे दादा जान मेरे जैसे जवान है या मैं उन जितना बूढ़ा हूँ। हंसते हुए, तुम उन जैसे मासूम और सादा लगते हो। अमराह ने होंठ सुखेड़े। वो साई के मशवरे के बारे में सोच रही थी। आखिर उसे जिम का ख्याल क्यों नहीं आया। गो ईंट का जवाब पत्थर तो हरगिज़ नहीं था, लेकिन ईंट का जवाब कुछ तो था, वो भी सिर्फ 5 पाउंड में। अमराह जिम के पास जाए, पहले हमें उसकी तारीख़ तक जाना चाहिए। तो जिम की तारीख़ कुछ यूँ थी कि वो अक्सर क्लास में ऊँगता हुआ पाया जाता था। अब पूरी यूनी में वो अकेला तो नहीं था जो ये करता था। कम बेश यूनी का एक स्टूडेंट अपनी पूरी तालीमी साल में 40 से 50 बार इस अजीम सानिया से ज़रूर गुजरता। कुछ उस सानिया से ज़्यादा गुजरते, कुछ कम, लेकिन फैज़याब सभी होते। कुछ क्लास में ऊँगते पाए जाते, कुछ हर जगह और बहुत सी किसी भी जगह, मतलब किसी भी जगह। आप बस में बैठे हैं, आँख खुली, ओह मैं तो बहुत आगे आ गया। जल्दी से बस बदली, बस चली, आँख फिर से लगी, ओह मैं तो बहुत पीछे आ गया। पहला लेक्चर गया। जूली कॉफ़ी लेने गई। जूली वापस नहीं आई। जूली कॉफ़ी के मग जो बाद अज़ां एक होशमंद रहमदिल स्टूडेंट ने सिर्फ इस ख्याल से उठा लिए हैं कि कॉफ़ी ठंडी होकर बेकार हो जाएगी, और जूली को सोते से उठा देना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। बेचारी सोई तो रही है ना, और सोती हुई कितनी प्यारी भी तो लग रही है। खैर जूली कैंटीन काउंटर पे सर रखे ऊँग रही है और काउंटर मैन उस पर पानी के छींटे भी मार चुका है, लेकिन जूली बदस्तूर ऊँग रही है। काउंटर की तरफ आते किसी मेहरबान ने उसके खुले मुंह की तस्वीर लेकर द टैब पे भेज दी है। यानी यूनी के बागों में, दरख्तों तले, क्लास के दौरान, कॉरिडोर में, बाथरूम्स, वॉशरूम्स, बस, ट्यूब, बार्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी में तो ख़ास कर, और कैंटीन में तो ज़रूर है। कौन था जो मुंह खोलकर ऊँगता पाया नहीं जाता था। एग्ज़ाम्स के दिनों में तो टेबल और कुर्सियों के नीचे भी, और तो और कूड़ादान की आड़ में छुप कर भी। जब कोई उस ऊँग से महफूज नहीं था तो सज़ा सिर्फ एक जिम को ही क्यों, और वो तो था भी दूसरी किस्म वालों में से। पहली किस्म आंखें बंद करके कुदरती ऊँग लेने वाली, दूसरी किस्म आंखें खोलकर ख़ुद पे जबर करके गैर कुदरती ऊँग लेने वाली। दूसरी किस्म में वो लोग शामिल हैं जो अपने तालीमी रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए और एक अच्छे स्टूडेंट का खिताब पाने के लिए आंखें मीच कर नहीं, उन्हें खोल कर सोए हैं। जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। मार्टिन लाइब्रेरी से किताबें इशू करवा रहा है। बराए मेहरबानी ज़रा जल्दी करें और मुझे इशू कर दें। हाथ को किताबों पे रखते हुए, ये मेरा हाथ है लाइब्रेरियन। ओह मैं मजाक कर रहा था। आंखें मसल कर, ये रही मेरी 3 किताबें, इन्हें इशू कर दें। माजरत के साथ, ये लाइब्रेरी की मलकियत है, हम अपने ज़ेर इस्तेमाल कंप्यूटर और दीगर मशीन इशू नहीं कर सकते। आपको सिर्फ किताबें ही इशू की जा सकती हैं। ओह आप समझे नहीं, मैं आपको हंसाना चाह रहा था। मज़ीद सख्ती से आंखें मसलते हुए, वेल तुम्हारे जैसे 2-3 पहले ही मुझे बहुत हंसा गए। मुझ में मज़ीद सकत नहीं है हंसने की। अब ये काम तुम अपने प्रोफेसर्स और यूनी डीन के साथ जाकर करो। आप बुरा मान गए, मेरा मकसद तो महज तफरीह था। मैं उस तरफ दाईं रुख खड़ा हूँ और मेरे कॉफ़ी मग पर से भी हाथ उठा लो, ये भी इशू नहीं होगा। अब जैक लाइब्रेरी आया। मुझे मेरी मतलूबा किताबें नहीं मिल रही। मिलेंगी भी कैसे, हम कैंटीन में किताबें नहीं रखते, डीन का ऑर्डर नहीं है ना। जूनी कैंटीन गई है। एक वनीला कोक, नहीं मेरा ख्याल है मुझे क्रीम कॉफ़ी ले लेनी चाहिए। एक क्रीम कॉफ़ी, ठीक है, किताबों की अलमारियों में ढूंढ लो। 2 वनीला कोक और 1 क्रीम कॉफ़ी मेरे लिए भी।
जॉनसन अपने दोस्त की कमर में ज़ोरदार घूंसा मारकर कहता है, तुमने मुझसे 20 पाउंड लिए थे, मेरे मरने के बाद वापस करने का इरादा है? नहीं, एग्ज़ाम्स में तुम्हारे पेपर्स चेक करने के बाद। प्रोफेसर विलियम की आवाज़ गूंजती है। कॉरिडोर, जो प्रोफेसर को घूंसा पड़ने पे साकत सा हो गया था, फलक शकाफ कहकाओं से गूंज उठता है। ओह, बेचारे जॉनसन का अब क्या होगा, खुदा पूछे इस नींद से। तो हमारा जिम उन दूसरी के सवालों में से था। बेचारा प्रोफेसर का मानना था कि वो रात भर आवारागर्दी करता है और फिर उन्हीं की क्लास में ऐसे ऊँगता है जैसे उनका लेक्चर इस काबिल ही नहीं कि उसे सुना जाए। ये तो सरासर बेइज्जती हुई ना। जबकि जिम जॉब करता था और रात गए तक पढ़ता, आवारागर्दी तो उसके पास वक्त ही नहीं था। ऐसे में बेचारा कभी कभार क्लास में ऊँगने लगता था। इसी मामले को लेकर दोनों के दरमियान सर्द जंग सी शुरू हो गई। अब वो मुकम्मल होशो हवास में भी है तो प्रोफेसर पार्कर उसे ऐसे देखते हैं जैसे कहते हो, हाँ हाँ ऊँग लो जिम चूज़े, मैं लोरी तो सुना रहा हूँ, चलो देर न करो और ऊँग लो। उस खामोश सर्द तंजिया जंग से तंग आकर एक दिन जिम बाकायदा खराटे लेकर ऊँगने लगा। उसे झंझोड़ने के बाद प्रोफेसर पार्कर ने उसे जिन नज़रों से देखा, उसका जी चाहा कि ग्रेजुएशन करने अपने ख्वाब को आग लगाए और घर चला जाए। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और अपने और प्रोफेसर के दरमियान की सर्द जंग को ख़त्म करना चाहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसने एक अमली सूरत इख्तियार की कि प्रोफेसर को समझा सके कि ऐसी तंजिया और सर्द जंग एक स्टूडेंट के साथ रवा रखने से कितनी तकलीफ़ होती है। उसने पूरे 5 दिन प्रोफेसर को देखने में गुजारे। प्रोफेसर पार्कर कॉरिडोर से गुजर रहे हैं, अपनी क्लास लेने जा रहे हैं। जिम एक हाथ का फासला रखे उनके साथ साथ चलते उन्हें उस अफ्रीकी कबायली की तरह देख रहा है जो यूरोप की गोरी मेमों को देखकर मुंह बंद करना और आंखें झपकना भूल जाता है। जिम मुकम्मल संजीदा है। जिम खामोश घूर रहा है। व्हाट? प्रोफेसर पार्कर चिल्लाकर पूछ रहे हैं। नो जवाब, बस घूरना, मुसलसल घूरना। प्रोफेसर क्लास से बाहर आ रहे हैं। जिम साथ साथ घूरना जारी, गर्दन का जाविया एक सा जैसे शिकंजे में कस दिया गया हो। एन प्रोफेसर के मुंह की समत, न कम इधर न ज़्यादा उधर। प्रोफेसर अपने ऑफिस में बंद, ऑफिस के बाहर जिम खड़ा है। प्रोफेसर अगली क्लास के लिए ऑफिस से बाहर, जिम साथ खामोशी से, इस्तकामत से। प्रोफेसर जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगा ले गए हैं। अगले दिन पार्किंग में जिम फिर से मौजूद है, गर्दन का ठीक वही जाविया, न कम न ज़्यादा, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। प्रोफेसर पार्कर ने इंतज़ामिया से रब्ता किया। इंतज़ामिया ने जिम से, वो मेरे प्रोफेसर हैं, मुझे उनसे प्यार है, मैं उन्हें देख सकता हूँ, ये कोई काबिल एतराज़ बात या जुर्म नहीं है। वाकई ये कोई जुर्म नहीं था। इंतज़ामिया ठंडा सांस लेकर रह गई। प्रोफेसर ने 2 दिन की छुट्टी ली। तीसरे दिन आए। जिम फिर से पार्किंग से उनके साथ था। क्या चाहते हो तुम मुझसे? प्रोफेसर पार्कर के साफ जवाब दे चुके थे। जिम खामोश घूरना जारी, उनके साथ साथ साई की तरह। अल्लाह ऐसी कड़ी आजमाइश से बचाए। दिनों में प्रोफेसर पार्कर और जिम यूनी में मशहूर हो गए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये तमाशा देखते, तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ग्रुप की सूरत उसे ज़ेरे बहस लाकर कही लगा रहे हैं। लेकिन जिम खामोश है, संजीदा है और अपने काम से लगा है। तो कोई हफ्ते बाद जिम ने प्रोफेसर पार्कर की जान छोड़ी। ज़ाहिर आप समझ ही गए होंगे कि उसके बाद प्रोफेसर ने क्लास में ये मालूम करने की कतन कोई कोशिश नहीं की होगी कि आखिर खराटों की आवाज़ आ कहाँ से रही है। नया जिम और प्रोफेसर पार्कर का वाक़या हुआ था तो एक लड़का जिम के पास आया और उसे 5 पाउंड दिए। जो प्रोफेसर के साथ किया है वही मिसेस बैंड ऑफ स्टीवन के साथ भी कर दो। जिम ने 5 पाउंड रखे और एक दिन के लिए मिसेस बैंड ऑफ स्टीवन के पीछे हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जिम की खिदमात दूसरे स्टूडेंट्स ने भी हासिल करनी शुरू कर दी। तो जिम ने कुछ असूल वज़ा कर लिए। अब जब काम करना ही था तो ज़रा तरीके से कर लेना चाहिए था ना। एक दिन की यूनी के सिर्फ 5 पाउंड, बस ट्यूब से शिकार के पीछे पीछे रिहाइश गाह तक 10 पाउंड्स, दरमियान में 2 घंटे का ब्रेक, रात और 24 घंटे के 20 पाउंड। यानी शिकार के पीछे पीछे जिम बाज़ारों, गलियों, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर तक जाएगा, सिर्फ एक हाथ का फासला रखकर, ज़ॉम्बी स्टाइल में गर्दन को एक ही जाविये पे अकड़ाए। जिम इज़ घूरेंग। ज़्यादातर सिर्फ यूनी का ही पैकेज लेते, बहुत कम दूसरा 20 पाउंड का पैकेज भी लेते। जिम के फ़न के दूसरे रहनुमा असूल, उससे रिश्वत नहीं दी जा सकती। बेशक शिकार उसे अपना क्रेडिट कार्ड पकड़ा दे या 50,000 पाउंड हाथ से दे, शिकार का कोई कसूर होना ज़रूरी है। मासूम लोगों को वो तंग नहीं करेगा और अगर बाद अज़ां साबित हो गया कि शिकार मासूम था तो उसे 5 पाउंड देने वाले के साथ वो यही सब मुफ्त में करेगा। तो जब जिम ड्यूटी देता तो यूनी में कह ये बुलंद होते, जिम इज़ ऑन हिज वर्क। मिशन एज़ाबेला, डिपार्टमेंट बायोलॉजी, उम्र 20 साल, इंतहाई तेज़ तराक बदतमीज़ नमक मिर्च लड़की। कसूर अपनी क्लास फेलो रोज़िलियन के लंबे कद पे भुप्तियाँ कसना और उसे मिसेस आइफल के नाम से डिपार्टमेंट में मशहूर कर देना। हाथ में 5 पाउंड लेकर अमराह जिम के पास आई। कार्ल, बिजनेस डिपार्टमेंट, बदतमीज़, इंतहाई बदतमीज़, मेरे हाथ से किताबें छीन कर ले गया, फिर उन्हें ज़ाया कर दिया, मुझे भारी जुर्माना भरना पड़ा, फिर मेरा जूता काट दिया, पूरे 150 पाउंड का था मेरा जूता।
150 पाउंड के लफ्ज़ पे जिम ने उसे बड़े गौर से देखा। हैं, इतने पैसे खर्च कर लेती हो, हार्ट फेल नहीं होता तुम्हारा? अमराह ने जूते की कीमत हस्ब ज़नाना आदत बढ़ा चढ़ा कर बताई थी, वरना वो दूर दूर तक इतने का नहीं था। इतने का होता तो अमराह की पहुंच से दूर ही रहता ना। जिम ने सर हिला दिया। यानी हाँ, वैसे अमराह का दिल 20 पाउंड पैकेज लेने को चाह रहा था, पर काल पर वो ऐसे पैसे लगाना नहीं चाहती थी। अपनी 2 क्लासेस लेने के बाद अमराह का दिल काल का हाल देखने के लिए चाहा। वो उसके डिपार्टमेंट आई तो उसे मालूम हुआ कि उसे आर्ट स्कूल की तरफ जाते देखा गया है। काल का आर्ट स्कूल में क्या काम, यानी जिम भी वहीं होगा। जब वो आर्ट स्कूल में दाखिल हुई तो कॉरिडोर में उसे 3 लोग नजर आए, काल, जिम, आना। आना जिम की मंगेतर है। उफ, वो काल था। अमरा उसे हरा नहीं सकती थी। मंजर कुछ यूँ था कि जिम अपने अंदाज में गर्दन को काल की तरफ फिक्स किए, गर्दो पेश से बेगाना हुए घूर रहा था, और ठीक जिम के ही अंदाज से काल जिम की भोली भाली सुर्ख गालों वाली प्यारी सी मंगेतर आना को घूर रहा था। अब जहाँ जहाँ आना वहाँ वहाँ काल और साथ जिम। आते जाते सब उस ड्रामे को देख रहे थे, बल्कि जा तो कोई नहीं रहा था, पलट पलट कर वापस आ रहे थे, देखने के उस बराह रास्त शो का क्या एंड होता है। आना खूनख्वार नज़रों से जिम को घूर रही थी। साथ उसे खरी खरी सुना रही थी, उसे धमकी दे रही थी। मैंने कहा जिम बंद करो अपनी ये फजूल हरकत अभी। जिम, अभी कोई रद्द अमल नहीं। जिम, अगर तुमने अभी के अभी ये सब फजूलियात नहीं छोड़ी तो मैं बहुत बुरा कर गुजरूंगी तुम्हारे साथ। जिम, आना चिल्लाई। जिम हनूज अपने काम में मसरूफ़। उसे और शर्मिंदगी से आना के गाल और कान और सुर्ख हो गए। उसने आसपास नज़र दौड़ाई, सब उन्हें ही देख रहे थे। जिम काल के पीछे पड़ा था तो बदले के तौर पे काल जिम की मंगेतर के पीछे। आना ने गुस्से से उबलते हुए जिम के हाथ पे ज़ोरदार चुटकी भरी, पर मजाल है जो जिम ने सी भी की हो। यानी तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अब आना बेचारी की आवाज़ भी गई। अमराह की किस्मत ही ख़राब। क्या ज़रूरत थी जिम को यूनी में अपने मंगेतर रखने की? इस तरह बिजनेस तो नहीं होते ना। उसके 5 पाउंड ज़ाया गए। काल को क्या कोफ्त हुई, उल्टा जिम कोफ्त का शिकार हो रहा होगा अंदर ही अंदर। अब 5 पाउंड के लिए वो अपनी स्वीट हार्ट को नाराज़ तो नहीं करेगा, यकीनन। और फिर कॉरिडोर में मौजूद स्टूडेंट्स ने देखा कि 15-20 मिनट तक मज़ीद जिम को बेनुकत सुनाने और नम आंखें रगड़ने के बाद भी जिम के नमाक में फ़र्क ना आया और वो मुकम्मल तवज्जो और ईमानदारी से ड्यूटी ही करता रहा, तो आर्ट स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की आना ने उंगली से अंगूठी उतार कर जिम की जेब में ठूंस दी। पापा ठीक कहते थे, तुम इंसान के नाम पर एक बिनमांस हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सूं सूं करती आना चली गई। सब तो ये तवक्को कर रहे थे कि आना जिम को एक थप्पड़ से नवाजेगी, लेकिन वो तो उसे बिनमांस साबित करके ही छोड़ ही गई थी। अमराह दूर से भी देख सकती थी कि काल ज़ेरे लब हंसा है। अमराह पाँव पटकती वहाँ से चली आई, क्योंकि जिम आखिरकार सूं सूं करती आना के पीछे भाग खड़ा हुआ था। अगर दादी ये मंजर देख लेती तो जिम और आना के पास जाती और कहती, बेटा जिम, मिल गया सबक, अब इस अमराह से दूर रहना। कहो तो मैं तुम्हें उसकी हिस्ट्री शीट सुना दूँ, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारे साथ जो होना था वो तो हो चुका, और काफ़ी बुरा हो चुका। काल पागलों की तरह हंस रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि मैनचेस्टर यूनी को उंगली पर फुटबॉल की तरह गोल गोल घुमाकर अपनी फतह का वाज़ेह ऐलान करे और कहे, कौन है जो मुझे जिच कर सके।